कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स ने तो बनाया, लेकिन निफ्टी अभी भी कर रहा है इंतजार और 40 पॉइंट ऊपर। वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा है। ऊपरी लेवल से हम काफी फिसले थे, लेकिन अब फिर से अपने लेवल्स और तेजी को रिट्रेस करता हुआ बाजार। क्या हो आज की क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। सेंसेक्स ने छुआ नया शिखर, निफ्टी भी लाइफ हाई के बेहद करीब। बैंक निफ्टी में रिकवरी, मिड कैप की पार्टी जारी, लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर। ल्यूपिन को अमेरिका से बड़ा बूस्टर डोज, सांस की बीमारी की दवा के लिए यूएसएफडी से मिली मंजूरी। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर, शेयर में करीब 7% का उछाल। और पिरामिड एंटरप्राइजेस ने श्रीराम फाइनेंस में पूरा 8.34% हिस्सा बेचा। 1545 के भाव पर हुई डील। दोनों स्टॉक्स 10% से ज्यादा भागे। पेट्रोलियम मंत्री ने OMCs प्रमुखों के साथ किया योगा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा क्रूड की कीमतों में स्थिरता रही तो पेट्रोल डीजल के दाम हो सकते हैं सस्ते। OMCs की फाइनेंशियल सेहत में हो रहा है लगातार सुधार। और बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के लिए सरकार उठाएगी 4 खास कदम। अगले 1 साल में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास का टारगेट। CNBC आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव। और पहले राज्य के दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के CEO से की मुलाकात। एलन मस्क बोले, मैं हूं मोदी का फैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज होगी बैठक। तो स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षदा, मेरे साथ दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे। और भारतीय बाजारों में आज पूरी जश्न की तैयारी डेफिनेटली थी, और आप कह सकते हैं हाफ सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि सेंसेक्स पहुंचा लाइफ टाइम हाई पर। अभी भी निफ्टी का नंबर आना बाकी है, तो हम सुबह से यही कर रहे हैं। कंसिडरिंग योग दिवस है, वीरू की निफ्टी को थोड़ा सा और वार्म अप करके थोड़ा सा और स्ट्रेच करने की जरूरत है, तो उस ऊंचाई तक भी हम पहुंचेंगे। गुड आफ्टरनून। इस पुलबैक को कैसे देखेंगे, क्योंकि ऐसे लगा था कि आज शायद नेगेटिव टेरिटरी में फिसल जाए मार्केट और वहीं पर टिके, लेकिन एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है। जी देखिए, हर्षदा कमबैक देखने को मिला है। और मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे में जिन 2 स्टॉक फ्यूचर्स पे मेरी नजर रहेगी हर्षदा, एक तो है HDFC बैंक। मेरी रणनीति का और इस पूरे आखिरी के 1 घंटे के पुलबैक का थीम रहेगा HDFC बैंक, जिसने अब तक दर्द दिया मेरे ख्याल से उबारेगा भी वही। 200 EMA से कल पुल बैक था, 20 EMA को कल स्ट्राइक किया, आज ओपनिंग हुई 100 EMA के ऊपर, ड्यूरिंग द डे 50 EMA क्रॉस किया। और मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक के लिए भी और निफ्टी के लिए भी अगर कोई स्टॉक फ्यूचर सबसे अहम भूमिका हर्षदा निभाएगा, वो है आपका यही स्टॉक। और इनफैक्ट कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने होमवर्क काफ़ी कर लिया है और ये ड्यूरिंग द डे एक चैनल एस्टेब्लिश कर चुका है। मेरे ख्याल से अगर ये आखिरी के 1 घंटे में करिश्मा होना है तो हर्षदा इन्हीं 2 स्टॉक फ्यूचर्स की लीडरशिप में आएगा। मैं ये होना है शब्द इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी भी एक मजबूरी है हर्षदा। सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, लेवल्स लिखाइएगा स्क्रीन पे। देखिए, कुछ भी हो, आपने ट्रेड कहीं भी किया हो, आज एक गैप अप फिर शायद हमको मिलता। द मोमेंट यू विल क्रॉस 18,856, 18,856 जब जाएंगे तो आपको एक ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करना है, दैट इज 18,877। और आज का हाई हर्षदा वही है 18,877, क्योंकि ये जितने भी ट्रेड्स होंगे इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बिछाए गए होंगे। एल्गो ट्रेड्स इसी प्रकार से किए होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट्स हमको बुक करने हैं और वहाँ से हम कोलैप्स हुए। सेकेंड थॉट मेरा ये था कि बेस को पकड़ेंगे, बेस को बाय करेंगे। लेकिन याद रखिएगा हर्षदा, आज की ट्रेड विंडो ओपन होने के बाद जब बाजार खुल गया, छोटी हो गई थी। कैसे बताता हूँ मैं आपको। लेके आइए एक बार निफ्टी की कॉल सर पुट्स। आज 18,900 पे कॉल राइटर है, जोरदार कॉल राइटर है। मेरे ख्याल से इस वक्त उस कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई करीब 2.25 करोड़ पहुंच चुका होगा। ये देखिए 18,900, 1,59,00,000। बट आप देखिए हर्षदा, 18,800 की पुट, करीब 1,74,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई। तो मैंने इसीलिए 12 बजे की अपनी अप्रोच में यही कहा था, वो जो ट्रेजेक्ट्री है 18,8
24 यानी करीब 18,824, 20, 10 वो लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए एक अच्छा जोन है। अब आप इस लेवल पे लॉन्ग नहीं ले सकते, पहली बात। इस लेवल पे आप लॉन्ग कतई भी नहीं ले सकते। आप इस वक्त फोकस कीजिए स्टॉक फ्यूचर्स पे। अब बस ये देखना है हमें कि HDFC बैंक और रिलायंस क्या करे तो ये लेवल निकल जाए, यानी वो प्रीवियस हाई निकल जाए। अदरवाइज जिसको लॉन्ग लेना था वो ऑलरेडी हर्षता अपने ग्रिप में ट्रेड लेके बैठा होगा। मेरे ख्याल से इन स्टैट्स के मुताबिक अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास और अगेन 877 के क्लस्टर के आसपास प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 891 या 887 निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर बुक जरूर करिएगा। और पोजिशनल ट्रेड हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ट्रेड क्लोजिंग में नहीं है हर्षता। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक कुछ अच्छा कर रहा है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 43,882 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था 43,830, 43,856, दैट इज 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये प्लस 44,027 नहीं निकलेगा जब तक, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये 3 पिवट पॉइंट्स हैं, 10, 20 और साथ ही साथ उस कॉल राइटर का कन्विक्शन जो कि आपको निकल नहीं देगा। क्लियरली मेंशन किया था मैंने कि बाय करिएगा डिप्स को। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और ट्रेड विंडो आपकी है, बेस को बाय कीजिएगा और क्लोजर टू 10 डेमा 20 डेमा निकल जाइएगा। हर्षदा मेरे पास अभी एक लॉजिकल ट्रेड नहीं है। कोई भी ट्रेड निफ्टी बैंक में तभी आएगा जब हम 44,027 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाएंगे। ये एक ऐसा जोन है जहां पे ज़्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस किए होंगे, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो मेरे ख्याल से जस्ट फोकस ऑन HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स पे। रिलायंस के साथ स्टैंडर्ड स्कीमर राइड करेगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बट फिलहाल हर्षदा इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक स्टॉक फ्यूचर्स वो जनरेट स्विंग करें तो वो हाई निकल जाए, अदरवाइज नो हर्षदा। तो इंडेक्स इंतजार तो फिर कायम है, देखते हैं कब तक आएगा उस हाई के ऊपर। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स में भरपूर तेजी, और उन स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही हम बात करेंगे। अब ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम। तो जिन स्टॉक्स का जिक्र वीरू कर रहे थे, HDFC बैंक इन्होंने कहा, लेकिन देखिए पूरा ही HDFC ग्रुप लाइफ में 1.5% का इजाफा, बैंक 1.5% ऊपर और HDFC खुद 1.5% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। ये पूरा पैक है जहां पर तगड़ी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आज की बड़ी ब्लॉक डील में पिरामिल एंटरप्राइजेस क्लियरली 14% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस में 11% का इजाफा। मैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रही थी, 40% से ज्यादा का OI जुड़ा है श्रीराम फाइनेंस में। आज लुपिन जो CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर थी, एक बड़ी ड्रग को अप्रूवल मिलता हुआ, वो स्टॉक 6% भागा है, अभी भी 5.5% के गेन्स। और इंडस टावर में हमने देखा है करीब 4-4.5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। जो नहीं चला है उसमें JSW स्टील है, हिंडाल्को है। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है। मेटल काउंटर्स में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी वैसे भी पिछले हफ्ते से। HDFC AMC कल के बड़े मूव्स के बाद 3% हल्का सा करेक्ट हो रहा है, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमने देखा है 2-2.25% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो थोड़े से बैकफुट पर आए हैं या फिर जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट में तेजी है और अच्छी तेजी दरअसल बाजार में बनी हुई है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, इस पर आते हैं। हमारे साथ हमारा दमदार पैनल तैयार है अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड्स पर। गौरांग शाह से समझेंगे फंडामेंटल नजरिया इस मार्केट का। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राहुल शर्मा और राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, ये सब हमारा साथ देने वाले हैं। यही नहीं, हमारे साथ इनफैक्ट आगे कुछ खास स्टॉक्स पर भी चर्चा होगी। तो लुपिन आज का जो टॉप परफॉर्मिंग काउंटर रहा है और ये नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव थी, उस पर विवेक अय्यर को दोबारा जोड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के CFO साहब से, नीलेश काम्बली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर पर वैसे भी नजरें हैं, किस तरह की डील्स यहाँ पर हो सकती है और हो रही हैं, इसका जायजा लिया जाएगा यतिन के साथ। 2:45 बजे जो IPO मार्केट में आया है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO गुलजेब अहमद से होगी बातचीत। और 2:40 पर ऑफ कोर्स हर रोज की तरह 4 का चौका सस्ता ऑप्शन देंगे मानस, राजेश बताएंगे आपको FNO का सुपरस्टार, राहुल शर्मा देंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए गौरांग से तो रेडी हैं। 2:50 पर क्रेडेंट एसेट मैनेजमेंट के CIO नाइसर शाह से बातचीत होगी, फिर लेंगे जायजा डीलिंग रूम चेक का।
और BTST STBT ट्रेड्स के साथ साथ बात होगी आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। जैम तो हर्षदा ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रख दी और बार बार हर्षदा आज सुबह से ना पता नहीं क्या दिल में कुछ आ ही नहीं रहा है। कोई स्टॉक फ्यूचर, सिर्फ इंडेक्स को देखने का मन कर रहा है। 18861। चलिए अभी काम करते हैं, ट्रेड्स को जुटाते हैं। गाबा सर, मानस जी और गौरांग जी और राहुल शर्मा जी और राजेश शतपथी जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। 18860 वी आर डे हाई। राहुल जी नमस्कार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और बस उम्मीद कीजिए कि इस आखिरी के 1.5 घंटे में वो हो जाए करिश्मा। ये सिर्फ मात्र 30 अंकों का फिर भी फासला रह गया है। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को और कौन सा स्टॉक फ्यूचर चेस करेंगे आप इस क्लोजिंग में? वीरू जी, पुराना फॉर्मूला है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश में है। आई थिंक एक चीज मिसिंग है जो कि एक कविता, तो आपकी आज्ञा हो तो एक कविता आज हो जाए। आई थिंक आज ऑल टाइम हाई लगने के बहुत अच्छे चांसेस है। सुनाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अर्ज करिए। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू ना कर सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू ना पा सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो ये कविता ये पूरी जर्नी के लिए है, जो हमने उतार चढ़ाव, जो मंदी के करेक्शंस, टफ पीरियड्स, अच्छे पीरियड्स जो देखे, उसी के लिए मेरे हिसाब से एक ट्रेड दूर है हम। और जो हिसाब से आपने शो की शुरुआत में कहा, जो इंडेक्स हैवी वेट्स है, खास करके रिलायंस, आई थिंक इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे चांसेस है आज ये आंकड़ा क्रॉस करने के। इनफैक्ट टेक्निकली हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। 2650 के टारगेट के लिए रिलायंस को बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस लगाइए 2530 का, और रिलायंस हमारा टॉप कन्विक्शन आइडिया आज के 2 बजे के शो के लिए। जैम याद रखिएगा, रिलायंस का मैंने उल्लेख इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से किया था। मैं फिर एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से किया था, मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव व्यू नहीं था, सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से। राहुल जी का ये एक ट्रेड व्यू है और एक प्लीज निजी राय जरूर सम्मिलित कीजिए। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, ऊपर एक हेडर डाल दीजिए, तुम चलो तो सही। एक टोटका करके देखते हैं, तुम चलो तो सही, एक हेडर डाल दीजिए स्क्रीन पे जहां जहां भी ये ग्राफिक्स आ रहे हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा बताइए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 4 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, आज फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आरती इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 524 के नीचे रहेंगे और 555 रुपए 524 स्टॉप लॉस, 555 का टारगेट रहेगा आरती इंडस्ट्रीज के लिए। ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 535 वाला कॉल ऑप्शन 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 24 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो 555 के टारगेट के लिए एक मौका है, 535 का भी कॉल लेने का विकल्प। मेरे ख्याल में आज इस पर बातचीत सुबह में 11 बजे खिलाड़ी नंबर 1 में भी हो रही थी, तो वहीं से मूव्स दरअसल बुलिश बनने लगे हैं। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली है, 12 पर है, आगे और बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। ये आया आरती इंडस्ट्रीज। गाबा साहब, वीरू कह रहे हैं तुम चलो तो सही, लेकिन किसका हाथ थामना है इस समय? जिसका सुबह थामा था HDFC बैंक और अब उसका भाई HDFC, बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे HDFC। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, गैप अप के साथ मिला और सस्टेन किया है। ट्रेड करा है 2697 पर HDFC। मुझे लगता है 2750 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ 1 के 2 दिन तक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2680, उसके नीचे स्टॉप लगाकर चले तो HDFC में मुनाफा मिल सकता है और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। सुबह में HDFC बैंक और अब HDFC पर नजरें। गावा साहब कह रहे हैं 2750 के लिए एक मौका बड़ा है और पूरे HDFC ग्रुप में हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। गौरांग गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी राय क्या रहेगी? इंतजार तो है उस ऑल टाइम हाई का, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली आपने क्या आइडेंटिफाई किया, बताइए हमें। मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा, पहले तो आप सभी का, और आप सभी को शुभ दिन हमारी तरफ से। तो जितने थोड़े समय में धीरे धीरे करके हम जो मुकाम पर आए हैं और जो विश्वास हमारे में था कि हम शायद ऐसी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार हो सकते हैं कि सबसे पहले हम एक नया सर्वोच्च स्तर बनाएंगे,
आधा हिस्सा तो हमने पा लिया है क्योंकि सेंसेक्स ने एक नया सर्वोच्च स्तर बना दिया है। आधा रह गया है निफ्टी के रूप में, जो कि मेरे ख्याल से औपचारिक स्तर पर कुछ 15-20 पॉइंट पिछड़ा हुआ है सर्वोच्चम ऊंचाई जो हमने 1 दिसंबर 2022 को छुई थी। लेकिन पार करना या उस तरफ जाना सिर्फ ये बात नहीं है हर्षदा, उसके ऊपर टिक पाना मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, और वो भी क्षमता हमारे में है हर्षदा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है इन सब चीजों में, उतावलापन करके कोई मतलब नहीं है। और विकल्प के रूप में अगर आप हमें पूछे तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट क्षेत्र, मैंने पहले कई बार इस सेक्टर के ऊपर बात की है, और हमें लग रहा है कि जो खपत है सीमेंट की, बारिश का मौसम हो या ना हो, मेरे ख्याल से महीने दर महीने जो बोरियों के बेचने के आंकड़े हैं वो काफी सकारात्मक आएंगे। तो एक कंपनी हमने काफी लंबे समय पहले पसंद की थी, मझौली कंपनी है ये सीमेंट क्षेत्र की, 2200 के ऊपर के दाम चल रहे, दालमिया भारत। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि काफी लंबे समय से राय दी थी, और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उसको 3 या 4 बार तो लांग दिया था इससे, और अब जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो यहाँ से और भी ऊपर की तरफ का है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका निवेश तो बने रहे अगर समय की पाबंदी नहीं है तो, और अगर नया निवेश करना चाहते हैं इस स्तर पर भी 2200-2250 के आसपास, तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया विकल्प हो सकता है आगे जाकर के। दालमिया भारत में एक अच्छा मौका और तेजी है, इसमें करीब आधे % के गेन्स देखने को मिले हैं। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी देखिए, नजर है बाटा पे। इनफैक्ट बाटा मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड किया। मुझे लगता है आज जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मोमेंटम स्लोली एंड स्टेडीली करीबन 1700 की तरफ जा रहा है। 1650 1655 ये इसकी रेंज है, आपको बाय इसी रेंज में करना है। तो इट्स अ बाय इन बाटा, it's a buy above 1650, so obviously your stop loss will be somewhere near 1635 and set your target to 1700 plus। तो 1700 के टारगेट के लिए बाटा को बाय करें। 1700 के लिए एक मौका बाटा में साफ देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग थीम्स दरअसल हो रही हैं आइडेंटिफाई। इस बीच 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक का आया था 43,868 के लेवल्स पर, और निफ्टी पर रखिए नजर, जो नेगेटिव टेरिटरी से एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा पुल बैक दिखा पाया है। 45 पॉइंट का इजाफा, अब लगभग 47 पॉइंट का इजाफा, 18,863 के लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो दूरी कम होती हुई और उम्मीद तो ऑफ कोर्स कायम है। अनुज, आफ्टरनून, हो जाएगा क्या? आफ्टरनून हर्षदा, ठीक है, हो जाएगा। कुछ मतलब नहीं भी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि ऑल टाइम हाई सिर्फ एक नंबर है, अदरवाइज 18,888 की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मार्केट जा रहा है 20,000 पर, 22,000 पर, 25,000 पर। ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में नहीं, एक लाइन में नहीं जाएगा ये मार्केट उस तरफ। लेकिन ये चीज़ समझिए कि जब एक मार्केट में, जो आज मैं सुबह 5 रीज़न एक्सप्लेन कर रहा था क्यों मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पर, और क्यों कल वाली वो जो अप्रोच थी वो एकदम सही थी, क्योंकि 5-5 हज़ार करोड़ की ब्लॉक डील अगर एक मिनट में एब्जॉर्ब हो रही है, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है आपके पास कि कितनी लिक्विडिटी मार्केट को चेज कर रही है, और वो भी ऐसे स्टॉक्स में। चलिए आज वाले स्टॉक में तो फिर भी सेक्टोरल टेलविंड थी, कल फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टॉक जिसमें बिल्कुल टेलविंड नहीं थी, कोई लेना नहीं चाहता जिस स्टॉक को, वहाँ इतनी बड़ी ब्लॉक डील एब्जॉर्ब हो गई। ये मार्केट मैटर ऑफ टाइम है, ये हिट कर रहा है ऑल टाइम हाई। लेकिन जिस तरीके की बाइंग विजिबल है, मैं अभी भी कह रहा हूँ स्मॉल कैप में भी बहुत जगह है। स्मॉल कैप इंडेक्स, तो इंडेक्स 10% दूर है अभी ऑल टाइम हाई से, फॉरगेट अबाउट निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स 10% दूर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आप बने रहे। हाँ, मार्केट बीच बीच में झटके देता रहेगा। हो सकता है एक बार के लिए निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करके 19,000 की दहलीज पे आके एक बार आपको 18,000 तक की करेक्शन दे दे, ये पॉसिबल है। लेकिन डाउन साइड वर्सेज अपसाइड कितनी है, हमेशा मार्केट में रामदेव सर जैसे कहते थे ना हमेशा, कि आप ये देखिए डाउन साइड कितनी है, क्योंकि अपसाइड अनलिमिटेड है। ये वो वाला मामला है। ये मार्केट इस समय एक अलग ही बुल मार्केट में है, और ये मार्केट जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। और ठीक है, ऑल टाइम हाई आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा। इनफैक्ट अब तो हम उसको जिंक्स करना बंद कर देते हैं। सेंसेक्स ने तो कर ही दिया ऑल टाइम हाई, तो एक तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई हो गया। वो निफ्टी का मैटर ऑफ टाइम है, शायद आज क्लोजिंग तक वो भी हो जाए, जो हमारा बचा खुचा मामला वो भी खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंतजार रहेगा। और जैसे इनफैक्ट राहुल शर्मा हमें एक कविता सुना रहे थे, वो भाई यही कह रहे थे कि 2 कदम तुम चलो तो सही। हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ से चले नहीं, दौड़ने लगे उन लेवल्स की तरफ और एक स्टेडी पेस से ये परफॉर्म करे। एक स्टॉक जिसने एक बहुत अच्छा रन आज के दिन दिखाया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मैं बात कर रही हूँ लुपिन की। 6% तक का इंट्राडे मूव देखने को मिला। और एक खबर जिस पर अब मोहर लग चुकी है, जो CNBC TV 18 ने आपको सुबह में ही बताई थी कि एक बड़ी दवा को दरअसल US FDA की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। उसी की बात करते हैं, विवेक ने इनफैक्ट ये खबर ब्रेक की थी। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या डिटेल्स हैं और कितना बड़ा ये ड्रग है, कितना बड़ा मार्केट है जो लुपिन दरअसल एड्रेस करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, चैनल पे हमने 3 से 3.5 घंटे पहले हमने बताया था कि लुपिन को ये एक बहुत बड़ा ड्रग है, जी स्पिरिवा। ये जो ड्रग है ये ट्रीट करता है अस्थमा को और इसका मार्केट साइज जो है US मार्केट में बहुत ही बड़ा है। एज हमने जैसे हमने बताया था 1 या 1.5 घंटे के अंदर कंपनी ने भी एक्सचेंजेस को प्रेस रिलीज में बता दिया कि उनको US FDA से ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उसका अप्रूवल मिल चुका है। और कंपनी कहता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगा कंपनी के पितमपुर फैसिलिटी से होगा। एंड ड्रग का जो एनुअल सेल्स था पिछले साल US मार्केट में वो था $1 बिलियन के ऊपर, जो लुपिन का मार्केट साइज एड्रेस कर सकता है। लुपिन ऑफ कोर्स पूरा मार्केट तो नहीं कैप्चर कर सकता है, बट एक चीज ध्यान रखना है कि लुपिन जो है वो ओनली जेनेरिक कंपनी है और एनालिस्ट का मुताबिक लुपिन अगले 3 साल तक सिर्फ ओनली 1 जेनेरिक कंपनी होगा। तो ड्रग में प्राइस इरोजन जरूर होगा, फिर भी उसके बाद भी लुपिन का जो मार्केट साइज पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट ने ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर नोट भी लिखा है। JM फाइनेंशियल कहता है अकॉर्डिंग टू देम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोस्ट लाइकली US FDA का जो अप्रूवल आएगा वो आएगा अगस्त में, बट ये ऑलरेडी आ चुका है जून में। तो बोलते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन रिकवरी है वो सूनर देन एक्सपेक्टेड आएगा। इनफैक्ट एंटिक बोलता है कि बाय FY 25% ऑफ लुपिन का जो US सेल्स है वो यही पर्टिकुलर ड्रग से आएगा। सो एक इंपॉर्टेंट लॉन्च है और उसकी वजह से आपका जो स्टॉक मूव जो इतना अपसाइड है वो यही कारण है। शुक्रिया हर्षदा। 1 महीने पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे जब 750 रुपये था। ये देखिए वो अब प्ले आउट हो रहा है। वो जो चीज़ हुई थी कि उनके कुछ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं और लुपिन वो एक स्टॉक है जो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने पास में बहुत बड़े मल्टी बैगर्स रहे हों लेकिन खुद की एक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक नियर टर्म बेयर मार्केट में रहे हों, वो जब निकलते हैं उससे तो फिर वो रुकते नहीं हैं स्टॉक्स। 2004 से 10 के पीरियड में लुपिन इंडिया का नंबर 1 फार्मा आउट परफॉर्मर था। उसके बाद एक खुद की इनकी एक बेयर मार्केट आई। उसमें एक अच्छी चीज़ रही, मैनेजमेंट ने हमेशा स्ट्रीट को गाइड किया कि हमारे अगले 3-4 साल खराब रहेंगे। हमेशा उन्होंने ये बोला कि नहीं हमारे पास कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं है और इसके लिए वो 1600 वाला स्टॉक गिर के 600 रुपये 700 रुपये पर आ गया था। पिछले क्वार्टर में पहली बार मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी और जो 2-3 ड्रग्स के उनके अप्रूवल मिल रहे थे, लग रहा था कि फाइनली और ये वाला जो ड्रग है ना ये ब्लॉकबस्टर ड्रग है। US फार्मा में हमेशा देखिए ब्लॉकबस्टर ड्रग्स किनके पास है। उसके बाद उनकी अगले 3-4 साल तक चांदी रहती है और कोलेस्ट्रॉल, एस्थमा, ये कुछ वहाँ पर US में कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिसीजेस हैं, डायबिटीज़, जिनके जब इस तरीके के ड्रग्स आते हैं तो एक मैसिव मोमेंटम मिलता है। लुपिन अभी उसी कैटेगरी से जा रहा है। 750 से ये स्टॉक 850, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 1-1.5 साल में ये स्टॉक 1200-1300 तक भी पहुँच जाए और अपने 52 प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़े। लेकिन गाबा सर, गुड आफ्टरनून। टेक्निकली अब इस समय थोड़ा स्ट्रेच लग रहा होगा, फ्रेश एंट्री कहाँ मिलेगी यहाँ लुपिन पे? लुपिन में एंट्री थोड़ा बढ़ गया है लेकिन मुझे लगता है ये जगह अच्छी है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा, आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। 830 का स्टॉप लगाना जरूरी है, लेकिन एंट्री अब भी बन सकती है। थोड़ी एग्रेसिव है, कह सकते हैं थोड़ा रिस्की है, पर लेकिन अब भी एंट्री बन सकती है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम देखें तो लुपिन का जो चार्ट है ये बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से किसी के पास है तो होल्ड कीजिए और टारगेट करेंगे रहेंगे 975 to 1000 जोन। तो अगर हम टारगेट 1000 का सोच रहे हैं, 975 का सोच रहे हैं, तो स्टॉप डीप होना चाहिए, क्वांटिटी कम कर सकते हैं लुपिन। 5 से 1000 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, अच्छी तेजी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छे OI एडिशन के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स जुड़े हैं आज के दिन, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बार देखें, यहाँ पर धीरे धीरे करके मोमेंटम आया। कंसिडरिंग आज पूरे दिन हमने देखा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में थोड़ा थोड़ा HDFC की अगुवाई में खरीदारी हुई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राहुल शर्मा, आपकी क्या राय है? क्या एक मौका है इधर कुछ नया ट्रेड लेने का?
जी हाँ, काफी बेहतरीन सेटअप है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। स्टॉक ने इनफैक्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन देके यहाँ पर फॉलो अप बाइंग का एक मूव दिया है। मेरे हिसाब से ये वाला मूव हमें तकरीबन 425-430 तक ले जा सकता है। तो स्ट्रक्चरली काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स भी काफी जबरदस्त है। मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। तकरीबन 392 का एक स्टॉप लॉस लगा है और लॉन्ग में मुझे लगता है कि तकरीबन 4 से 5% की अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। जी LIC हाउसिंग फाइनेंस कल भी पैनल में क्लोजिंग में ये ट्रेड लिया गया था 389 के आसपास। पता नहीं कि राजेश जी ने लिया था या मानस जी ने लिया था, जिसने भी लिया था बहुत खूबसूरत ट्रेड लिया था। अच्छा, मैं 2 ट्रेड्स का यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार इंडस टावर रखिएगा CNBC आवाज़ पे कल 12 बजे शिल्पा जी ने 62.5 की कॉल दी थी, 4 पे ली थी, 10 का टारगेट दिया था, वो हिट हो गया। और साथ ही साथ ल्यूपिन की कॉल आज के कार्यक्रम में ही, मतलब इस खबर के क्रैक होने से पहले ली गई थी। राजेश पालवी जी ने कॉल दी थी और आप देखिए वो कॉल क्या गजब की चली। 850 की कॉल खरीदने की राय दी गई थी और उसका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट अब हिट हो गया। हालांकि उसके बाद न्यूज़ का इम्पैक्ट था, लेकिन वो टेक्निकली आइडेंटिफाई किया गया था ट्रेड। दैट्स डूइंग वेल। मानस, इंडस टावर वो पैसा तो बन गया, थोड़ा डेल्टा ड्रिफ्टिंग करें क्या? क्योंकि मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये जो 170 का लेवल है ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको ये हिट कर रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद, मेरे ख्याल से 1.25 साल के बाद। आपका टेक इस ट्रेड पर? देखिए, बढ़िया मूव ऑलरेडी हमने देखा है। 144 से लेकर 170 तक की रैली देखने को मिली। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को पिछले करीब 5 सेशन में 2 बार टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर गया नहीं है। तो अब फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा, 173 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव है, आप अपनी कॉल में आप अपने स्टॉक में बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 164 कर लें। अगर 173 के ऊपर निकलेगा तो 185 तक के नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक इंडस टावर में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय साफ देखने को मिल रही है। अच्छा, एक बार कैश मार्केट के 1-2 ट्रेड्स पर नजर डालिए। पेंट कंपनियों में अचानक तेजी बनती दिखाई दी है। शालीमार पेंट देखते ही देखते अब करीब 1.5% ऊपर। मैं देख रही थी इंडिगो पेंट्स में भी अच्छा पुल बैक देखने को मिला था। एशियन ज़्यादा हिला नहीं है, लेकिन लगे हाथ बर्जर पर भी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर कुछ कैचअप देखने को मिल रहा है या नहीं। बर्जर पेंट्स नेली 1% के गेन्स दिखा रहा है। तो मिड कैप सीमेंट में धीरे धीरे करके ट्रैक्शन लौटता हुआ। राजेश सातपुते, इंडिगो, शालीमार, बर्जर, इनमें से कोई ट्रेड जो अभी लिया जा सकता है? हर्षदा जी, देखिए आपने 2 मिड कैप्स का जिक्र किया, शालीमार एंड इंडिगो। आई थिंक दोनों के चार्ट मुझे बढ़िया लग रहे हैं। अगर आप इंडिगो इन पेंट्स की जनरल बात करें तो आप देखिए पिछले 15 दिन के बाद का जो करेक्शन था वो साइडवेज था, जस्ट लिक्विडेशन था। तो ये 1444 के आसपास है। मुझे लगता है एक छोटा 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखे तो रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है। कम से कम 1500-1520 तक की जगह इंडिगो पेंट्स में मिलेगी। अगर शालीमार की बात करें तो मोमेंटम है। फिलहाल अगर आप देखें तो अभी फ्रेश बाइंग हो रही है। कम से कम 160-162 तक जाएगा तो छोटा ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस भी होगा छोटा 152 का। तो यहाँ पे दोनों काउंटर्स मुझे बढ़िया लगते हैं। एशियन और बर्जर की तो बात होती ही रहती है। आई थिंक ये 2 पेंट स्टॉक बढ़िया है, गुड पिक। यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव देखते ही देखते शालीमार पेंट अब 3% के इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ, तो इस पर नजरें रखिए। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे करके पिकअप होते हुए लगभग 2 गुना अपने 10 डे एवरेज के वॉल्यूम पर आज ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, कैसे सेक्टर पर नजर डालते हैं। सेक्टर स्कैन राधा आपके लिए लेकर आते हैं। बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है ग्राउंड पर, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज स्टार हेल्थ के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीलेश कामली जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अच्छा, जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थे, स्पेशली जो प्रीमियम आप लोग कलेक्ट करते हैं, वो आपने मई का डेटा शेयर किया जहां पर 16% ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिला। इस साल के पहले 2 महीनों में प्रीमियम में करीब 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है बाकी साल के लिए? अगर ये नंबर्स को एक्सट्रापोलेट करना है, क्या अपेक्षा है फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सी, हमारी 2 महीने की जो ग्रोथ है वो 20% है। जो हमारा टारगेट है वो इस साल के लिए और अगले कुछ सालों के लिए है कि 20% और उसके ऊपर की हम ग्रो करते रहेंगे। जो हमारी एजेंसी बेस है, जो हमारी डिजिटल हमने बिजनेस बनाया है, जो हमारी बैंक एश्योरेंस की स्ट्रेंथ है, वो सब मिला के हम 20% और उसके ऊपर ही ग्रोथ करते रहेंगे फॉर दिस ईयर एज वेल एज फॉर ईयर्स टू कम।
तो ऐसी स्थिति में फिर कंसिडरिंग आप ऑन एन एवरेज 20% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट शेयर में कितना आप इजाफा कर पाएंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है। स्टार हेल्थ के पास जो मौजूदा मेरे ख्याल में 34% के आसपास का मार्केट शेयर है, इसको बेटर करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स आप लेंगे और क्या टारगेट्स हैं FY24 के लिए? मार्केट जो है वो अराउंड 15 से 16% ग्रो कर रही है ओवर द लास्ट 5 साल के ऊपर। हमारा टारगेट जो है वो 20% है। हमारी जो करंट मार्केट शेयर है वो 34% है, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। तो मार्केट के ऊपर ही हम ग्रो करते रहेंगे और इसके कारण हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता ही रहेगा। आई मीन टारगेट इज टू रीच 40%, 50% ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो क्योंकि हम मार्केट के ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं, हमारी मार्केट शेयर बढ़ती रहेगी। टेक्निकल मैटर जो इनफैक्ट अनुज हाईलाइट कर रहे थे कल हम जब चर्चा कर रहे थे कि IFRS 17 अब कंप्लाई करना पड़ेगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, ताकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी और आती हुई दिखाई देगी। अगर आप हमें समझा सके, व्हाट वुड इट रियली मीन फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? या सो IFRS 17 जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, आज की डेट में क्या होता है इंडिया में कि आप जब प्रीमियम बुक करते हो, से मार्च के महीने में आपने प्रीमियम बुक किया, 12 महीने की पॉलिसी होती है। जो इनकम है वो 12 महीने में आप रिकॉग्नाइज करते हो कंपनी के बुक्स में, लेकिन जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट होती है वो आप इमीडिएटली पे करते हो, वो उसी साल में एक्सपेंस आउट हो जाती है। तो जब ये IFRS आएगा, जो हमारे रिपोर्टेड प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो कॉस्ट जो होती है, जो एजेंट को पे करते हैं या बैंक्स को पे करते हैं, वो भी 12 महीने में अपॉर्शन हो जाएगी। यानी आज वो अपफ्रंट होती है। सो जब वो आएगा तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर अस ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। ओके, चलिए इस रिपोर्टेड प्रॉफिट पे आई थिंक ये कुछ आपने इस रेगुलेशन चेंजेस में क्लैरिफिकेशन दिया। नीलेश जी, एक और चीज़ मैं पूछा था, आई मीन जो प्रीमियम ग्रोथ आपने रजिस्टर किया है, इंडस्ट्री से बेहतर किया है आपने 200 बेसिस पॉइंट, एग्जैक्टली ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? इसका मतलब क्राइटेरिया क्या होगा? वॉल्यूम्स में ग्रोथ होगी, वैल्यू में ग्रोथ होगी? क्योंकि आपने एक अपना बड़ा जाना माना जो प्रोडक्ट है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उस पर प्रीमियम हाइक किया था। आगे जाके ये ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आएगी कहाँ से? उसको रेशनलाइज करके बता सकें आप। और दूसरी बात, अगले 3-4 महीने में कुछ और प्राइस हाइक्स होंगे क्या कुछ प्रोडक्ट्स पे? जो हमारी ग्रोथ है जो आएगी वो वॉल्यूम ग्रोथ, यानी ज्यादा कस्टमर्स बाय करेंगे पॉलिसी, उससे आएगी। प्लस जो हमने प्राइस हाइक लिया हुआ है, और जो इनबिल्ट प्रोडक्ट में प्राइस हाइक भी होता है, जैसे एज बढ़ती रहती है, प्राइस इंक्रीज होता है कस्टमर्स के लिए। तो दोनों तरफ से ग्रोथ आएगी, 50% ग्रोथ आएगी फ्रॉम प्राइस हाइक एज वेल एज फ्रॉम न्यू कस्टमर्स कमिंग इनटू द फोल्ड ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम प्राइस हाइक फॉर बाकी प्रोडक्ट में बात करें तो हम क्या करते हैं, एवरी प्रोडक्ट वी एनालाइज इट एंड सी की लॉस रेशियो क्या है इस प्रोडक्ट का। जब वो पर्टिकुलर लॉस रेशियो के ऊपर जाता है तब हम उसकी प्राइस हाइक करते हैं, एंड दैट्स द लास्ट ऑप्शन, यानी दैट इज द लीस्ट वी वांट टू डू टू इंक्रीज द प्राइसेस। अगले 3-4 महीने में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है प्राइस हाइक फॉर अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा सर, कुछ टिप्पणी करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल हाउ मच मार्केट शेयर यू आर एक्सपेक्टिंग? कितना मार्केट शेयर? क्योंकि हम इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, 34% हमारी लास्ट ईयर की मार्केट शेयर से, अगर इंडस्ट्री 16% से ग्रो करेगा, हम 20% और अबव ग्रो करेंगे, तो इट कैन बी इजीली अराउंड 36% मार्केट शेयर हमारी हो जाएगी इस साल तक। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू नीलेश जी, मैं आपसे फॉलो अप यही पूछने वाली थी कि ये जो IFRS 17 का आपने उल्लेख किया, ये कब से लागू होना है? इस पे जो हमारे रेगुलेटर IRDAI वो काफी जोर से काम कर रहे थे, पुशिंग ऑल द कंपनीज टू डू द एनालिसिस। इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो कंसल्टेंट अपॉइंट करने होंगे हमको, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी होगी। करंटली जो टारगेट है वो अप्रैल 25 से है कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। 1 अप्रैल 2025 से ये इंप्लीमेंटेशन के प्लान है। और आपके पीयर्स इसको लागू करने के लिए तैयार हैं या फिर कुछ रिजर्वेशंस हैं कुछ प्लेयर्स की? नो, बिल्कुल तैयारी चल रही है, काफी कॉल्स हो रहे हैं रेगुलेटर के साथ, टॉप 4 CA फर्म्स अपॉइंट हो रहे हैं सबके, तो जोर से तैयारी चल रही है, हो जाएगा ये अप्रैल 25 से। नीलेश जी, इस अपना समय देने के लिए, एक्चुअली कंपनियां तो चाहती हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, वो उनके लिए फेवरेबल है, और ये बाय मैंडेटरी या फिर वॉलंटरी दोनों हैं इसमें ऑप्शन। और जैसा वो कह भी रहे थे कि बात चल रही है
मेरे ख्याल से अगले फाइनेंशियल ईयर से तैयारी है, यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आज इसके लिए हमने वैसे बाय द वे आज एक और स्पॉटलाइट में हमने मैक्स की भी बात की थी, क्योंकि वो काफ़ी उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो ये एक इंश्योरेंस सेक्टर में ना एक हर्षदा मुझे बहुत बहुत बड़ी तेज़ी दिखती है, क्योंकि ये एक काफ़ी फेवरेबल चीज़ है। और इसमें क्या है ना, मार्केट हमेशा हेड ऑफ द कर्व होता है। जब वो हो जाएगा तब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहले ही रैली आ चुकी होगी, मतलब 40-50% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। एक महीने में आप ICICI प्रू देखिए, मेरे ख्याल से 35% भाग चुका है। HDFC लाइफ देखिए कितना भाग चुका है। ऑब्वियसली HDFC लाइफ के खुद के भी ट्रिगर्स रहे हैं, लेकिन इनके एक महीने के चार्ट देखिए आप सब स्टॉक्स के। ICICI प्रू एक महीने में 30%, HDFC लाइफ कितना, HDFC लाइफ भी मेरे ख्याल से रहा होगा 15% HDFC लाइफ भाग चुका है। एक महीने में मैक्स कितना दौड़ा है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी है, तो 10% के करीब। गौरांग, गुड आफ्टरनून। कोई इंश्योरेंस स्टॉक आपके रेडार पर? अनुज, आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरा मिड कैप फंडे का स्टॉक था स्टार है। और मैं अपने आप में सोच रहा था कि इससे बड़ा इत्तेफाक क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, वेल स्टार हेल्थ तो है ही, और 4 या 5 जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, और उसके साथ साथ ICICI लोम्बार्ड जो कि जनरल इंश्योरेंस कम मेडिक्लेम से जुड़ी कंपनी। और अनुज, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जो अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस कंपनियों के सामने, इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, जो थीम हम मान के चल रहे हैं आगे जा करके, क्योंकि महामारी के बाद जो सोच और विचारधारा है लोगों की इंश्योरेंस के तरफ, बहुत बड़ी तरीके से बदलाव हुआ है इसमें। और न तो सिर्फ लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन कवरेज जो है वो बढ़ा ले रहे हैं, जिससे प्रीमियम आउट वो जाहिर है लोगों की तरफ से ऊपर की तरफ आएगा। और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो न्यू प्रीमियम की ग्रोथ की रन रेट है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। तो हम तो बहुत सकारात्मक सा नजरिया ले करके चल रहे। सिर्फ एक ही राय होगी यहाँ पर अनुज, कि अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा समय दीजिए, कम से कम 1.5-2 साल का समय दीजिए, क्योंकि ये पूरे जो परिवर्तन है उसको वास्तविकता या जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए समय लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले। मुझे याद है 2020 तक, जब तक कोविड का कहर नहीं देखने को मिला था, इन स्टॉक्स में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। वो 19-20 वाला पीरियड एक लल पीरियड था, और उसके बाद मोमेंटम आया, फिर थोड़ा सा करेक्शन पिछले साल देखने को मिला, अब फिर से फोरफ्रंट पर ये पूरा पैक आता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। और कल दोपहर से हम बात कर रहे थे मिड कैप IT की। कोफोज एक स्टॉक जो मानस हमने कई दफा डिस्कस किया है। कोफोज देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे काउंटर्स देखिए, हरकत है। अब यहां से आगे 4600 पर अगर कोई खरीदता है कोफोज, क्या तेजी और जोर पकड़ेगी? देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक हर्डल है 4620 से लेकर 4640 की रेंज में, और उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पैटर्न पॉजिटिव है। जब गिरावट देखने को मिली थी तो उसने स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए, 4520 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि 4640 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर शायद आपको 4800 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो कोफोज में अभी भी बने रहना चाहिए। कभी टिप मिले तो खरीदारी भी करिए 4520 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कोफोज इसमें बने रहे। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको सीक्वेंस बताते हैं जो 4 ट्रेड्स आपके लिए आएंगी थोड़ी देर में। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से। FNO सुपरस्टार के लिए हम चलेंगे राजेश सरपुते के पास। आज चार्ट का चमत्कार राहुल शर्मा की तरफ से, और मिड कैप फंडा गौरांग शाह की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये कुछ ट्रेड्स आपके लिए आएंगे। राहुल जी, मेरे को गुड आफ्टरनून। एक बार जरा स्टॉक आपके साथ एक रिविजिट करना है। HDFC बैंक आज करीब करीब 1% ऊपर। क्या साइंस है यहाँ पर करेक्शन खत्म होने के? मुझे देखिए काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है HDFC बैंक, जिस वजह से बैंक निफ्टी ने एक तरह से बैकसीट ले ली थी। लेकिन आज के सेशन में जो यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है, खास करके टेक्निकली मुझे लग रहा है कि यह रिवर्सल आज कंफर्म हुआ है, जो हमें तकरीबन 1680-1700 रुपए तक ले जा सकता है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल है, और खास करके बैंक निफ्टी जो एक रट में है, एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में है, ये भी हमें खत्म होता हुआ दिखेगा। तो मेरा तो आउटलुक यहाँ पर HDFC बैंक में पॉजिटिव।
ओके, HDFC बैंक डे हाई पे 1635 पे वाकई सेटअप काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंडस्ट्रीज को कुछ देर में छोड़ दें तो कुछ देर के लिए छोड़ दें तो HDFC बैंक इटसेल्फ आज काफ़ी अच्छा करता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक्स का मैं जिक्र यहाँ पे और कर देता हूँ जहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका एक जिक्र हुआ था। एक बार जरा पावर ग्रिड लेके आइएगा, अभी करीब 2.5% ऊपर आपकी स्क्रीन पे आएगा, अच्छा मूव दे रहा है। OI एडिशंस पावर ग्रिड में आज काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा पावर ग्रिड 256 और ये इसकी करियर का ऑल टाइम हाई है। अपोलो टायर्स ऑल टाइम हाई, पावर ग्रिड ऑल टाइम हाई। ये 2-3 मिड कैप स्टॉक्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। माना इस पावर ग्रिड पे हमारी काफ़ी बात हुई है। 256 हालांकि आज इंटरडे में काफ़ी चल चुका है, लेकिन जो ये ब्रेकआउट आया है 247 के ऊपर, ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है जिसका मेरे ख्याल से 40-50 रुपए का अपर स्विंग बनता है अबव 247। आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? कोई ऑप्शन ग्रैब करना चाहेंगे आप? देखिए वीरेंद्र जी, आज मॉर्निंग में सबसे पहला कॉल मेरा पावर ग्रिड पे ही मैंने रिकमेंड किया था। मैंने मेंशन किया था कि 250 के आसपास का ब्रेकआउट आने को है और उसके बाद तो आपको करीब 15-20 रुपए का मूव जरूर देखने को मिल जाएगा। मैंने मॉर्निंग में 254 के टारगेट दिए थे, वो अचीव हो चुके हैं। 250 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था जिसमें 6.5 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे, वो भी अचीव हो चुके हैं। और अभी भी मैंने सस्ता ऑप्शन के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ था 255 का कॉल ऑप्शन, तो उसके लिए कुछ और नया ढूंढ लेंगे। अभी के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि क्योंकि ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम्स है और 270 के टारगेट आते हैं, तो पावर ग्रिड में अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे बेहतर रहेगा कि 255 का कॉल ऑप्शन जो कि 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, पावर ग्रिड का 255 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 4 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, ₹1.60 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। आई थिंक यहाँ पर आपको 10 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, 10 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपके पावर ग्रिड के। लेकिन जैसा मानस ने कहा, ये तो दूसरी ट्रेड प्रीएम्प्ट हो गई। हमारी पहली स्टार हेल्थ थी, दूसरी अभी पावर ग्रिड। लेकिन खैर कोई नहीं, दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे मानस। बाय द वे, मैं एक्चुअली उस आर्ग्यूमेंट को पूरी करने की कोशिश कर रहा था, वो जो मैं HDFC बैंक पर हजता। आज सुबह भी मैं जब कमाई वो मुनाफे की तैयारी हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ मैंने सुबह एक मेंशन किया था कि आज HDFC बैंक पर नज़र रखें। और सिर्फ आज से ही नहीं, ये इसने एक बॉटमिंग आउट के बहुत क्लियर साइन दिए। 2 बजे तक का डिलीवरी वॉल्यूम देख रहा था मैं, करीब 50 लाख शेयर का डिलीवरी वॉल्यूम है, करीब 800 करोड़। मेरे ख्याल से आज 1100-1200 करोड़ की डिलीवरी रही होगी यहाँ पर। यहाँ GQG की जो सेलिंग है वो पूरी खत्म हुई है। प्लस गोल्डमैन का पहला एक रिव्यू आया यहाँ पर, और अगले 10-12 दिन में मुझे लग रहा है आपको आराम से 4-5 और रिव्यूज़ आएंगे यहाँ पर। और अगर एक बार HDFC बैंक चलना शुरू होगा तो फिर आप समझ सकते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूव आएगा। तो इस पर खैर एक खास नज़र रखेंगे। लेकिन यतिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। क्या चल रहा है के लिए यतिन, गुड आफ्टरनून। किस सेक्टर पर नज़र? गुड आफ्टरनून। डिफेंस एक सेक्टर है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। और अगर हम PM मोदी की बात करें तो ऑब्वियसली कल वो वॉशिंगटन में रहेंगे और हिस्टोरिक डिफेंस डील्स और जेट इंजन, ड्रोन्स, सभी चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन इस बीच अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो बहुत सारे ऑर्डर इनफ्लो बहुत बेहतरीन तरीके से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बहुत मुशक्कत के बाद आप देख रहे हैं कि फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आ रहे हैं, ये बहुत टाइम का क्यूमुलेटिव एफर्ट है जिसके बाद ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आपको अगर ध्यान होगा तो येस्टरडे BEL को लगभग 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था आकाश मिसाइल सिस्टम्स का। ये 3rd और 4th रेजिमेंट है जो आकाश मिसाइल का BDL को ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से, और BDL ने ये ऑर्डर जो है फॉरवर्ड किया है BEL में। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये भी है, और हमने जब BML के मैनेजमेंट से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये जो ऑर्डर आएगा आकाश मिसाइल सिस्टम का, तो जो मिसाइल जो व्हीकल पे माउंट होती है वो व्हीकल का ऑर्डर BML को आएगा। तो वो स्टॉक आज सुबह 4-5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। हालांकि सम प्रॉफिट टेकिंग आपने देखी है अभी कुछ मिनटों पहले। एस्ट्रा माइक्रोवेव और जो आकाश मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट है उसके अंदर का हिस्सा है एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये जो है चिप्स से लेके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं मिसाइल सिस्टम्स की। तो ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो सुबह से ही एक्टिव है, 4-5% की तेज़ी यहाँ भी देखने को मिल रही है। मिधानी, ये स्टॉक ऑब्वियसली फोकस में तो रहा ही है क्योंकि बाजार में चर्चा ज़रूर थी कि जो जेट इंजन डील है उसके भी अगर वो मेक इन इंडिया हो जाए तो उसके कंपोनेंट्स भी मिश्र धातु निगम यानी मिधानी सप्लाई करेगा। लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, डिफेंस न्यूज़ कवरेज जो वेबसाइट्स करती हैं कि मिधानी को जो है कंचन आर्मर मॉड्यूल्स का ऑर्डर मिला है, और ये अर्जुन मेन बैटल टैंक्स के लिए होगा, और 118 ऐसे कवच बनाने हैं मिधानी को, स्पेशल अलॉयज बनाने हैं ताकि जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हो उससे बचाया जा सके टैंक को। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक ऑब्वियसली ये फोकस में, क्योंकि कल जेट इंजन डील साइन होने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो होस्ट ऑफ डिफेंस कंपनीज और अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज आपको इस हफ्ते
इस पूरे के पूरे पैक में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी और इन स्टॉक्स में बड़े मूव्स देखने को मिल भी गए हैं इन द रीसेंट पास्ट। अब जैसे जैसे खबर पास आ रही है, इवेंट पास आ रहा है, कुछ कुछ मुनाफा वसूली के अंश आपको दिखाई देंगे। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। लेकिन ऑर्डर इनफ्लोस और ऑर्डर बुक की आगे की विजिबिलिटी काफी बेहतर हुई है। आज थोड़ा सा करेक्ट हो रहे हैं काउंटर्स। इनमें से कोई स्टॉक जो गावा साहब आप डिप्स पर खरीदना चाहें डिफेंस में? मुझे मिदानी सुबह एस्ट्रो माइक्रो अच्छा लग रहा था मुझे बिल्कुल, और एस्ट्रो माइक्रो में मुझे लगता है कि जो मूव शुरू हुआ है आज शुरू हुआ है, पॉसिबल है कि एक मूव मिलना चाहिए हायर टाइम फ्रेम पर, और ट्रेड कर रहा है 371 पर। मेरा टारगेट करीब 400 के करीब है एस्ट्रो माइक्रो। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस, अब तक ढूंढ लिया होगा आपने दूसरा सस्ता ऑप्शन। अनुज जी देखिए, हम लोग सब लोग मेरे ख्याल से गाबा जी भी और सब लोग जितने भी लोग हैं, एनालिस्ट लोग हैं, सतपति जी भी हैं, वो सब लोग 4-4, 5-5 स्टॉक को निकाल के रखते ही रखते हैं, और कभी कभी मार्केट में 1-2 ही स्टॉक मिल पाते हैं। आज बिल्कुल वैसे ही दिन है, और फिर प्रे करना पड़ता है कि कहीं कोई और उसको रिकमेंड ना कर दे, और या तो आप लोग उसको डिस्कस ना कर ले। आज बिल्कुल वैसे ही दिन है, तो बड़ा मुश्किल है निकालना आज स्टॉक। तो मेरे लिए आज जो दूसरा स्टॉक निकला है वो ONGC का है। ध्यान रखिए, ONGC के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ONGC में कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, और मेरा समझना ये है कि शायद यहाँ से आपको 5 रुपए का मूव देखने को मिलेगा, 165 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ONGC का 160 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे, ₹2.30 का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए ₹1.30 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ 5 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है एक सस्ता ऑप्शन ONGC। 160 का कॉल लेने की सलाह, 2.30 पर है, 5 तक जाएगा, डबल होने के आसार बनते हुए। और ONGC में हमने देखा है मोमेंटम लौटा भी है। राजेश सातपुते, FNO सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, कुछ नया ढूंढना था तो मैं वही चेक कर रहा था कि कहाँ नया ट्रैक्शन आ रहा है। तो लकीली आई गॉट वन, GNFC। लुक एट GNFC का चार्ट, आर्ली चार्ट, 15 मिनट चार्ट एंड डेली चार्ट, तीनों पे यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है, फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। तो इट्स अ बाय इन GNFC। टारगेट विल बी 1615, 620 का ये टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो रहेगा 592। तो इट्स अ बाय इन GNFC। बाय इन GNFC। राहुल शर्मा जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी मुझे देखिए, एक स्लीपिंग जायंट है PSU बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। PSU बैंक इंडेक्स इनफैक्ट 8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे लगता है कि तैयार है यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के लिए, और उसमें से एक जो हमारा चहीता सेटअप है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस वीक में ऑलरेडी हो चुका है तकरीबन 190 के ऊपर। इस वीक फ्यूचर्स और कैश दोनों के वॉल्यूम्स काफी यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से ये जो सेटअप है, इसके जो मूव्स हैं काफी बढ़िया हो सकते हैं। प्रीवियस ऑल टाइम हाई तकरीबन 2015 में 228 का था, मेरे हिसाब से ये लेवल निकलना चाहिए, और हमारे जो टारगेट्स है आने वाले 10 से 12 हफ्तों में हमें लगता है कि तकरीबन 250 तक के टारगेट्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी में बाय करने की राय है, डिलीवरी रिकमेंडेशन है 177 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे हिसाब से एक नया लाइफ टाइम हाई बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक नया लाइफ टाइम हाई बनने की तैयारी, और यहाँ पर एक क्लियरली तेजी का ट्रेड, और डिलीवरी के लिए भी खरीदा जा सकता है। यह है चार्ट का चमत्कार। गौरांग, स्टार हेल्थ तो हमने किया हाईजैक, बताइए आपका अगला ऑप्शन क्या था? मैं यही दुविधा में फंसा हुआ था हर्षदा। अगर हमारे मित्र मानस जायसवाल और राजेश सतपुते को आज मुश्किल हो रही है विकल्प ढूंढने के लिए, तो मैं तो बुनियादी तर्क के आधार पर अनुमान लगाता हूं, तो मेरे लिए तो 100 गुना तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और मेरे ख्याल से योगदान चौतरफा इसके बैलेंस शीट पर आता है। नाम है KC इंटरनेशनल लिमिटेड। पिछले बार जब नजर पड़ी थी हर्षदा तो 555 के आसपास मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा था ये स्टॉक। और आज दोपहर में हमारे चैनल CNBC आवाज पर हमारे संवाददाता मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी, सरकार जो निर्माण कार्य को लेकर के गति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गति शक्ति की बात करी उन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान दे सकती है, और इसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। 600 के ऊपर के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में KC इंटरनेशनल, और जल्दबाजी करके नहीं लेकिन धीरे धीरे करके किस्तों में निवेश करना शुरू कीजिए। फिर चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं।
सस्ता ऑप्शन लिया मानस ने, ONGC का ऑप्शन लिया है और 5 रुपये का मूव एक्सपेक्टेड है स्टॉक में इस समय मानस की तरफ से। तो कह रहे हैं कि 160 की कॉल ले लीजिए, 2.5 रुपये पर है अभी, 5 के टारगेट, 1 रुपये 30 पैसे के स्टॉप लॉस, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर। GNFC पर राजेश सतपुते ने दांव लगाया, 615 और 620 के टारगेट यहाँ पर, 592 का स्टॉप लॉस। राहुल शर्मा जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर्स लिया है, 228 और 250 के टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। इसको स्पॉटलाइट में भी डिस्कस किया था हमने 3 दिन पहले। KEC इंटरनेशनल है गौरांग की पिक, सेकंड पिक है, पहले वैसे स्टार हेल्थ थी लेकिन वो प्री एम्प्ट हो गया था, तो इसके लिए KEC इंटरनेशनल यहाँ पर दांव लगाना है इस समय। ये हो गई एक पिक का। चलिए, एक IPO खुला है, आज उसका सेकंड डे है और कल क्लोज होगा। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से अब हम बातचीत करेंगे। मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है ये, बफेलो मीट मेनली, उसका IPO खुला है और इशू के ज़रिए 480 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये कॉम्बिनेशन है OFS प्लस फ्रेश इशू का, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO गुलज़ेब अहमद जुड़ गए हैं। गुलज़ेब साहब, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपको ऑल द बेस्ट। पहला सवाल जो मेरा आप के लिए है कि ये जो आपका इशू है, इसमें एक रिस्क फैक्टर, मैं पहले रिस्क फैक्टर की बात कर लेता हूँ, वो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे US है या जो यूरोप में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ वो FMD फ्री स्टेटस नहीं है, इसकी वजह से वहाँ एक्सपोर्ट नहीं है आपका, और आपका एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज जो प्राइस सेंसिटिव है वहाँ पर है। ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर ये कंट्रीज ओपन नहीं होंगी तो जो आपकी एक्सेस कैपेसिटी है वो शायद वेस्ट जा सकती है। ये जो आपने मेरे को कंट्रीज के नाम बताए हैं, US और अदर कंट्रीज, उन लोग का खुद अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत है, तो इंडिया का डिपेंडेंसी उनके ऊपर इतना नहीं है। बाकी जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ परचेजिंग पैटर्न चेंज हुआ है, और जो कंट्रीज में अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू गिव यू द नेम, लाइक मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इजिप्ट, UAE, कतर, बहरीन, इन कंट्रीज के अंदर इंडियन मीट का एक्सेप्टेंस बहुत है, बिकॉज हम लोग की जो प्राइस है वो दूसरे जो ग्लोबल हमारे कॉम्पिटिटर अच्छा प्राइस इंडियन प्रोडक्ट का ऑफर होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो इंडियन प्रोडक्ट की प्राइस $2.8 से $3 पर केजी है। वहीं अगर ग्लोबल प्लेयर्स की हम लोग बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील की, उन लोग का प्राइस $5 से $6 तक रहता है। अच्छा, एक मैं आपकी ये जो मुनाफे के बाज आ रहे हैं 46 करोड़ से 71 करोड़ से 117 करोड़, 9 मंथ्स में 113 करोड़ किया आपने, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फुल ईयर का नंबर करीब 150-160 करोड़ के करीब रहा होगा। ये ग्रोथ आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पीयर्स हैं जैसे एलाना एक नाम है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने इस बिजनेस के अंदर 4th जनरेशन हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से हमारे प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस बहुत है। उसके लिए अगर मैं आपको अपने प्लस पॉइंट और स्ट्रेंथ बताना चाहूँ तो हम लोग का यहाँ सप्लाई ऑलमोस्ट 4 डेकेड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो उन लोग के साथ हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो हम लोग टाइमली डिलीवरी और प्रॉपर किस मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट देना है वो सारी कैटेगराइज करके अपने ब्रांड का बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज और सप्लाई हम लोग वहाँ क्रिएट किए हैं, जिससे आपको वहाँ एक अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। और अब हम लोग प्रीमियम्स भी चार्ज करते हैं अपने क्वालिटी के ऊपर। एक और सवाल, क्योंकि थोड़ा हमारी कंट्री में सेंसिटिव इशू है, क्या आपका बिजनेस रेगुलेटेड है और क्या कुछ कड़े रूल्स हैं गवर्नमेंट के जो आपको फॉलो करने होते हैं? हर बिजनेस को कोई ना कोई रूल फॉलो करने होते हैं, और सेम जो नॉर्मल रूल्स होते हैं वही रूल्स हमारे बिजनेस को भी अप्लाई किए जाते हैं। बीइंग अ फूड इंडस्ट्री, तो हमको FSSAI जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका एक लाइसेंस लेना होता है। दूसरा एक अपेडा करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उन लोगों के साथ हमारे को
अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है प्लांट का, और एज अ एक्सपोर्टर, तो वो हम लोग के ऑलरेडी कंप्लीटेड है और हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि थोड़ा सेंसिटिव है, तो शायद मुझे लगता है मार्केट को इस प्रोडक्ट के बारे में अभी इतना नहीं पता है। मैं आपके इस चैनल के थ्रू एक छोटा सा फिगर बताना चाहता हूं। अगर हम लोग इंडिया के एग्री बास्केट का बात करते हैं तो बफेलो मीट आपको 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लार्जेस्ट कमोडिटी नंबर 2 कैटेगरी में आता है बासमती राइस के बाद एग्री बास्केट के अंदर। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का। गुलजेब, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही थी, जो रिस्क की बात अनुज ने की, आप यू आर डेफिनेटली हाईली रेगुलेटेड और FSSAI के नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपके कुछ प्लांट्स में रिसेंट कुछ डिस्ट्रप्शंस हुए थे, कुछ शटडाउन्स हुए थे। आपके 3 प्लांट्स है, अलीगढ़, आगरा और पंजाब, या मेरे ख्याल में हरियाणा में। ये बताइए, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फिर आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि अगर प्लांट शटडाउन होता है, ऑब्वियसली उसका आपके ओवरऑल कैपेसिटी प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आता है, तो उससे कैसे इंसुलेट होंगे? और क्या जो पहले दिक्कतें पाई गई थी उनको एड्रेस कर लिया है? जो भी पहले प्रॉब्लम्स थे उसके लिए हमने कुछ नहीं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन लोगों ने एक बहुत अच्छा पॉलिसी फ्रेम तैयार किया है। हर प्लांट के अंदर आपको ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम अब इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिसमें कि एनजीटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली इसको इम्प्लीमेंट करा रही है, और वो सारी चीजें हम लोग अपने सारे प्लांट्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना नहीं है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगर उसके अंदर कुछ भी होता है तो इमीडिएट अलर्ट आते हैं और उसको फिर रेक्टिफाई किया जाता है। एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, जो आप मार्जिन की बात कर रहे थे, आपने वियतनाम, फिलीपींस की बात की, म्यांमार की बात की। मेरे ख्याल में ये लो मार्जिन मार्केट्स है, राइट? तो इनमें कितना एक्सपोजर है, कितने आपके ओवरऑल रेवेन्यू का हिस्सा इन लो मार्जिन मार्केट्स में से आता है? और फिर हाई मार्जिन मार्केट में और प्रेजेंस बढ़ाने के लिए फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपको हाई मार्जिन मार्केट बताता हूँ। ये मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया, इजिप्ट, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये जो कंट्रीज हैं वहाँ आप अच्छा मार्जिन बना सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मीट नहीं है, तो वहाँ हम लोग फोकस करते हैं। और इन मार्केट से जो हमारा शेयर आता है वो 50 से 55% का शेयर आता है। फिर बाद में आपकी सब वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां हम लोग और केटर करते हैं। टोटल हम लोग 42 कंट्रीज के अंदर अभी अपना सप्लाई कर रहे हैं। ओके, अच्छा, एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा बुनियादी सवाल है। ये आपकी कंपनी का नाम फिर आपने HMA एग्रो क्यों रखा है? मतलब उसमें कुछ एक क्लैरिटी नहीं है। एक क्लैरिटी के लिए मतलब थोड़ा सा कि आप आउट एंड आउट मीट कंपनी है। एक्चुअली एक थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी नहीं, हम लोग कंफ्यूजन इस्तेमाल करेंगे। एग्रो डजंट मीन कि वो वेजिटेरियन होना चाहिए। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। मैं इसमें वेज और नॉन वेज की बात नहीं ला रहा हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग नाम मुझे इससे कोई उसमें कंप्लेन है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक कह रहा हूँ, एक कंफ्यूजन होती है कि आप एक एग्रो से जब एग्री की जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली एक मान के चलते हैं कि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है। ये आपकी आउट एंड आउट एक मीट कंपनी है, इसके लिए मैं पूछ रहा था। तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे तो वो आपको एग्री बास्केट में ही मिलेगा। अगर आप इंडिया में एग्री एक्सपोर्ट सर्च करेंगे तो नंबर 2 पर आपको बफेलो मीट ही मिलेगा। और दूसरा जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रमोशन अथॉरिटी है, और हम लोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडरटेकिंग ही आते हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, तो इसलिए वो एग्रो और एग्री एक हमारी कंपनी का आप नाम में देखते हैं। गुलजेब, आप लगभग 480 करोड़ रेस कर रहे हैं, इसमें से 150 करोड़ एक फ्रेश इशू है और बाकी 330 करोड़ प्रोमोटर्स एग्जिट ले रहे हैं। तो प्रोमोटर्स का हिस्सा कितना रह जाएगा? और ये 330 करोड़ जो आप निकाल रहे हैं उसके पीछे कोई खास वजह है? ये जो अभी हमारा इशू है वो जैसा आपने बताया कि 480 करोड़ का है,
और हम लोगों को जो अभी करंट में रिक्वायरमेंट था फंड्स का वो तकरीबन 120 से 150 करोड़ का ही था जो हमको एज अ वर्किंग कैपिटल चाहिए था। लेकिन जब हम लोगों ने ये डिस्कशन अपने मर्चेंट बैंकर्स के साथ किया तो उन्होंने बोला कि शायद मार्केट इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी, आप इतना अगर छोटा परसेंट डाइल्यूट करेंगे तो फिर हमको ओएफएस के साथ आना पड़ा मार्केट। ओके बिल्कुल ठीक है, तो ओएफएस भी इसलिए आपको लाना पड़ा। चलिए ठीक है, तो लेकिन इसके बाद आप प्रमोटर्स कुछ हिस्सा नहीं बेचेंगे एक बार आईपीओ आ जाएगा उसके बाद? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है और बाकी आप फ्यूचर में देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा वैसे खैर ठीक है, चलिए। हाँ। अभी जो ओनरशिप है वो सब प्रमोटर्स के पास ही है और एक अच्छा अमाउंट प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। अच्छा वैसे खैर बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात कि शायद इंडिया बफेलो मीट में नंबर 3 एक्सपोर्टर है। नंबर टू हाँ नंबर 2। लेकिन आप ग्लोबल मार्केट में, लेकिन एक जनरली पूछ रहा हूँ, आपको कभी दिक्कत फेस होती है कि प्रोफाइल ऑफ योर बिजनेस थोड़ा अगेन सेंसिटिव इशू है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। सर दिक्कत तो नहीं, एटलीस्ट प्राउड भी फील होता है क्योंकि हम लोग फूड सप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्लोब इज 800 करोड़ और उसके अंदर 60 से 70% लोग जो है अपना 2 या 3 टाइम के मील में मीट ही खाते हैं। तो हमारे लिए तो ये बिजनेस का हम लोग ग्रोथ बहुत देखते हैं क्योंकि आफ्टर कोविड जो है लोगों ने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया है और जो मीट एक ऐसी सोर्स है जो आपको फाइनेस्ट और प्योरेस्ट प्रोटीन देता है। ओके गुलदेव साहब, ऑल द बेस्ट आपको आईपीओ के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। ओके ठीक है, तो देखिए बहुत ही नॉवल और बहुत ही कॉन्सेप्ट स्टोरी है। हर्षिता देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये क्या होता है ना, हम थोड़ा सा इन चीज़ों में ऑब्वियसली थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि भाई मीट की कंपनी है तो ठीक है, लेकिन हम भी मीट कंज्यूमिंग कंट्री हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं। और एक्सपोर्ट के मामले में, बफेलो एक्सपोर्ट के मामले में हम नंबर 2 या नंबर 3 पर हैं। हाँ, एक बस ये जो रिस्क फैक्टर, हालांकि मैनेजमेंट नहीं मानती है इसको एक रिस्क फैक्टर एक ये है, इनमें एक थोड़ा सा एक इशू होता है कि अब वो हाइजीन वगैरह को लेकर, और वो खासतौर से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो इसीलिए हम यहाँ से वो नहीं जाता है वो, तो वो साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, जैसे मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका इनकी बड़ी मार्केट है। अब ये सब मार्केट्स जो है ना, ये एग्जैक्टली इंडिया जैसी ही मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बेसिकली, थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिव होती हैं ये सब मार्केट्स। तो इसमें क्या ये मार्जिन प्रोफाइल अपना उस हिसाब से रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये मेरे ख्याल से एक इशू है। और एक चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा फंड्स शायद इन्वेस्ट ना करें। हाँ। तो वो एक मतलब किसी भी कारण से ना करें, लेकिन वो शायद कुछ लोग कॉल लेते हैं कि हम मीट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो उनका एक अपना डिसीजन होता है। कई लोग भी नहीं करेंगे। आपको अच्छा कई लोग तो टोबैको कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे कई लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में टोबैको, लिकर, मीट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि उनको पता है कि ये स्टॉक्स 10-20 बैगर्स हो सकते हैं। नहीं करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक मतलब प्रोफाइल एक अच्छा है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आप पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इनका, वो काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें कोई डाउट। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, देखते हैं इसका इशू। याद रखिएगा कल बंद होने वाला है। आज के लिए जो सब्सक्रिप्शन डेटा है, जो लास्ट में देख रही थी, रिटेल ने करीब 30% भरा था और 37%, अनलेस वी हैव गॉट फ्रेश डेटा तो दिखा दीजिएगा। लेकिन वो प्राइस बैंड और ऑफ कोर्स इशू साइज के डिटेल्स अब आपके सामने। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे मार्केट के आखिरी आधे घंटे की तरफ भी हमारी नजरें रहेंगी। तेजी है लेकिन ठीक तेजी है, ज्यादा उत्साहजनक गेन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। फटाफट लौटते हैं। हर्षिता कह रही थी मेजर्ड तेजी है मार्केट में, 18,850 निफ्टी, 43,850 बैंक निफ्टी, लेकिन हाँ मिड कैप्स में कोई मेजर्ड नहीं है, वहाँ ज़बरदस्त तेजी। हालांकि एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। चंदन जुड़ गए हमारे साथ फ्रेश कॉल्स के लिए। चंदन गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी क्या पिक होगी इस समय की? बिल्कुल, नमस्कार अनुज जी। देखिए बाजार न्यू हाई के लिए स्ट्रगल कर रहा है और इसको गैप अप होके न्यू हाई होना पड़ेगा, तो ओवरऑल बायस तो हमारा पॉजिटिव है। स्टॉक वाइज एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि लगातार चल रहा है बट अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। मैं इसको 8-10% के स्विंग के लिए खेलना चाहूंगा। स्टॉक का नाम रहेगा पावर ग्रिड। हालांकि ये स्टॉक आज 3% ज्यादा बढ़त दिखा चुका है, बट वीकली और मंथली चार्ट पे देखें तो बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक बार बार 248-250 के हर्डल पे अटकता था, आज डिसाइसिवली वो लेवल पार किया, तो इसके लिए भी इतना मूवमेंट आने के बावजूद भी अभी भी कन्विक्शन इंटेक्ट है। हमारा ऐसा मानना है कि 251 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, स्टॉक 270 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो पावर ग्रिड पे फोकस रहेगा एज ए बीटीएसटी और एज ए
trade for next 1-2 days. पावर ग्रिड, एक अनार सो बीमार वाली बात यहाँ पर 4% का मूव पावर ग्रिड में, और यहाँ पर चंदन की भी पॉजिटिव कॉल। अब चलते हैं क्रेडेंट एसेट मैनेजमेंट के CIO नायसर शाह के पास और उनसे बात करते हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के लिए। नायसर, गुड आफ्टरनून। इस समय आई एम अज्यूमिंग आपके पास भी काफ़ी फ्रेश पैसा आ रहा होगा और मार्केट में इस समय लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स सेकेंडों में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। क्या इन लेवल्स पर भी पैसा डाला जाए मार्केट में? गुड आफ्टरनून अनुज। हमने देखा कि मार्च में जो सेंटीमेंट बहुत वीक था, उसके बाद मार्केट में अच्छी तेजी हुई है। तो ये टाइमिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे करें, टाइमिंग कैसे आप कर पाओगे। कोई कंसिस्टेंटली बराबर टाइम नहीं कर पाता है। तो हमारा वही व्यू है कि मार्केट टाइम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और आपके पास स्टॉक आइडियाज अच्छे हैं और मार्केट में अभी भी वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है, वैल्यूएशन आर इन फेयर जोन, बट आपके पास सिलेक्ट स्टॉक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो टाइम करने का प्रयत्न न करो और स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ओके, तो मार्केट अभी भी आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा जी ये अप्रैल मई जून में रेट सेंसिटिव सबसे ज़्यादा भागे, एंड जो वो पॉज हमको मिला उसके बाद, तो रेट सेंसिटिव्स पे अगर मैं सिर्फ रेट सेंसिटिव्स में से ऑटो कुछ देख ला दूँ तो बैंक, NBFCs और आपका रियल स्टेट एंसिलरी, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? ये चंक आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? स्लाइटली एक्सपेंसिव या फिर यहाँ डटे रहना चाहिए? और फ्रेश बैंक की अपॉर्चुनिटी रेट सेंसिटिव में कहाँ नजर आ रही है आपको इस वक्त? उसमें आप बैंक्स और NBFCs के फंडामेंटल्स देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुआ FY 23 में। और अभी भी एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत लो है, तो अभी भी 24 में भी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ होगा। और तो बैंकिंग और वैल्यूएशन वहाँ लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से कुछ ज्यादा प्रीमियम नहीं है वर्सेस लॉन्ग टर्म एवरेज, और ROE अच्छा इंप्रूव हुआ है, और GNPA NNPA मल्टी ईयर लो पे। तो बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ निवेश किया जा सकता है, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और वो सब में। और ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स ऑटो कंपोनेंट्स में, बिकॉज ऑटो कुड बी है चैलेंजिंग, बिकॉज यू डोंट, मतलब ईवी का क्या इम्पैक्ट होगा, कौन OEM सक्सेसफुल होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बट ऑटो कंपोनेंट्स जो कंपनीज है जिनका अच्छा प्रेजेंस है ऑटो OEM रिप्लेसमेंट में, तो ऑटो OEM कोई भी सक्सेसफुल हो, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो ऑटो कंपोनेंट्स में अच्छा एक विजिबिलिटी। और स्टील एल्यूमिनियम जो रॉ मटेरियल है वो भी काफी ईज हुए लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा और टॉप लाइन ग्रोथ आएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा और अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो ऑटो कंपोनेंट्स में एक अच्छा अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं। और रियल एस्टेट में भी एक आप देखोगे तो RBI ने लास्ट मीटिंग में पोस्ट किया इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश शायद कम है यहाँ से, और शायद एक यही लेवल पे इंटरेस्ट रेट भेज सकते हैं। और आपने देखा कि 18 मंथ्स में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कंसोलिडेट हुआ था, और अभी उनके सामने फंडामेंटल्स देखोगे तो FY 23 में रियल एस्टेट कंपनी जो लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है उनके प्री सेल्स में अच्छा ग्रोथ था, लॉन्चेस भी अच्छे। तो 24 और 24 उसके बाद भी अच्छे प्री सेल्स नंबर्स रहेंगे, तो वो सेक्टर भी अट्रैक्टिव है। जैसे कि लास्ट 18 मंथ्स में वो सेक्टर में कुछ नहीं हुआ था, जबकि फंडामेंटल्स तो इंप्रूव ही हो रहे हैं, तो अभी स्टॉक प्राइसेस कैचअप करेंगे फंडामेंटल्स के साथ। ओके, ये रेट सेंसिटिव्स पे आपने टिप्पणी रखी। सर एक और चीज़ यहाँ पर कि इस पूरे स्विंग में, आई मीन अप्रैल मई जून के, जैसे कि हमने बात करी कि रेट सेंसिटिव्स काफ़ी भागे, IT बिल्कुल फ्लैट रहा, बिल्कुल फ्लैट विद नेगेटिव बायस, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। हाँ, मिड कैप IT ने अपने हायर लेवल्स को फिर भी सस्टेन किया, लार्ज कैप IT को आउट परफॉर्म किया, बट जस्ट अर्निंग से पहले आपका IT पे व्यू क्या है, और आपका झुकाव IT पे है या नहीं है, या फिर स्पेशली अ डेडिकेटेड चंक ऑफ मिड कैप IT या लार्ज कैप IT, क्या प्रेफर करेंगे आप? CY 22 particularly second half was very challenging for IT services sector, और Q4 में आपने कमेंट्री भी मैनेजमेंट की थोड़ी वीक देखी। हालांकि पाइपलाइन और वो सब स्ट्रॉन्ग है, बट पाइपलाइन से एग्जीक्यूशन में थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। बट एट द सेम टाइम सप्लाई साइड चैलेंजेस जो थे CY 22 में, वो सप्लाई साइड चैलेंजेस नहीं रहेंगे। एक्टिशन रेट नीचे आ रहा है, तो उसका मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा FY 24 में। तो टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होगा, बट इसके सामने आपको मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा। तो अर्निंग ग्रोथ तो भी ठीक होना चाहिए। और उसके सामने आप वैल्यूएशन देखोगे तो काफी करेक्ट हो चुके हैं।
जो हमने पीक वैल्यूएशन लास्ट 2 साल में देखे थे उसके सामने वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है एक आध क्वार्टर वो एग्जैक्टली टाइम करना भी डिफिकल्ट है, तो बट जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले रहा है आईटी सेक्टर के लिए, तो उनके लिए ये अच्छा समय है उसमें निवेश करने के लिए। मैं नाइसर आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह का मोमेंटम हमने मिड और स्मॉल कैप्स में देखा है, आप लोगों ने कितना एक्सपोजर लिया इन द रीसेंट पास्ट? आई एम नॉट श्योर आप क्या कुछ स्टॉक शेयर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन किस तरह के सेक्टर्स में आपने लार्जली पैसा कमिट किया है इन मिड एंड स्मॉल साइड के शेयरों में? एक्सपोजर रफली अबाउट 75% है, 20% लार्ज कैप है, और मिड एंड स्मॉल कैप में पर्टिकुलर एक्सपोजर है बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सारे सेक्टर, आईटी सर्विसेज, ये सारे सेक्टर में मिड कैप में एक्सपोजर है अक्रॉस सेक्टर्स। ऑटोज में कोई व्यू आपका पोर्टफोलियो में, आपने यहाँ पर कोई स्टॉक्स जो ऐड किए हों रिसेंटली? सॉरी, क्वेश्चन क्या था? ऑटोमोबाइल में कोई खास पसंद आपकी इस समय, क्योंकि ये क्लियरली एक सेक्टर रहा है जिसने लीड किया मार्केट को। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो सेक्टर। तो अनुज, ऑटो सेक्टर में ऑटो ओईएम साइड पे कोई एक्सपोजर नहीं है, ऑटो कंपोनेंट्स में ज्यादा एक्सपोजर है। ऑटो कंपोनेंट्स में ऐसा क्यों? ऑटोज पे क्यों नहीं? ऐसे ऑटो में तो ईवी साइड पे क्या चेंजेस होंगे आने वाले समय में वो पता नहीं, तो कौन ऑटो ओईएम सक्सेसफुल होगा। और हम लोग देखा कि लास्ट ईयर ऑल्सो वाज वेरी गुड ईयर फॉर ऑटो इंडस्ट्री। हालांकि टू व्हीलर ऑफ लेट इंप्रूव हो रहे हैं, बट पैसेंजर व्हीकल के लिए लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा ग्रोथ था। और ऑटो कंपोनेंट्स में ज्यादा वैल्यूएशन फेवरेबल है, और जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटो कंपोनेंट्स में कंपनियों ने अच्छा कैपेसिटी कैपेक्स किया है पास में, तो अंडर यूटिलाइज कैपेसिटीज है। तो जैसे ऑटो में ग्रोथ आएगा, आपको ओईएम ग्रोथ मिलेगा और रिप्लेसमेंट साइकिल का भी ग्रोथ मिलेगा। तो वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ ऑटो ओईएम से बेहतर है और वैल्यूएशन वहाँ ज्यादा फेवरेबल है। Hence the preference of auto components over auto OEMs. नायस सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ये बात हुई क्रेडेंट एसेट के नायस शाह से। चलिए अब BTST और STBT कॉल करना शुरू करते हैं, फिर यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे इस समय, BTST या STBT? गाबा सर, बाय या सेल? चलिए गाबा सर के पास चलते हैं। मानस, BTST या STBT? तो बिल्कुल BTST करेंगे और इंडिया सीमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 7 दिनों में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन या एक छोटा सा करेक्शन दिखाया, लेकिन उस करेक्शन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। आज एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही है, और मेरा समझना है कि अभी भी आपको इस बार तो शायद पिछला हाई भी ब्रीच हो जाएगा। तो 230 के भाव चल रहे हैं करंट लेवल्स पे, इंडिया सीमेंट में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 225 के रहेंगे और टारगेट आप 240 रुपए के सेट कर सकते हैं कल के लिए। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 230 वाला कॉल ऑप्शन इंडिया सीमेंट का ले लीजिए। मानस ऑप्शन नहीं ले पाएंगे, मानस बैन में है, मानस ऑप्शन नहीं ले पाएंगे, बैन में। मैं समझ गया। हाँ, कैश ये कैश का कॉल है। हाँ, कैश का कॉल समझ लीजिए। हाँ, चलिए अब बाकी कॉल्स लेते हैं। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे नए ट्रेड के लिए BTST में जेंसार टेक पे फोकस करूंगा। पिछले 13 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ऑलमोस्ट आज हाईएस्ट क्लोजिंग के लिए स्टॉक तैयार है, अभी लगभग 400 रुपए के आसपास चल रहा है। वीकली सेटअप में आप देखोगे 2 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, एक छोटा सा पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। तो 400 का भी लेवल है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 389 का स्टॉप लॉस रहेगा, 422 का टारगेट जेंसार टेक में करना चाहिए। जेंसार टेक 401 पे आप इसको पिक कर रहे हैं, और कल मॉर्निंग में भी मेंशन करना पड़ेगा 401.90 पे आप कैरी कर रहे हैं जेंसार टेक। राजेश सतपुते जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए नजर तो है HDFC ट्विंस पे। अगर आपको सेफ्टी भी चाहिए और आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए कि चलो वी आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक को मैं लेके जाऊंगा। HDFC लिमिट ऑलरेडी शेयर किया हुआ कॉल है, तो वो चल ही रहा है। तो HDFC बैंक देखिए 1638 पे फ्यूचर में, तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1625 का, और जो टारगेट सामने सेट है वो है करीबन 1660 to 1670। तो इट्स ए बाय इन HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक में एक मौका। गावा साहब जुड़ गए हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST? मेरा ट्रेड रहेगा, गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा, वो रहेगा आई थिंक टेक महिंद्रा।
टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया अपमूव मिला है, ट्रेड करा है 1119, इसका टारगेट 1140 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 1110 टेक महिंद्रा। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से इन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये जो आज डीलर्स की बात है, पॉलीकैब एक स्टॉक है जो लगभग अपने डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, 3% नीचे है। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का डेटा आया है वो थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन यहाँ एक ब्लॉक डील हो सकती है बहुत जल्द, ऐसा डीलिंग रूम्स में बज़ है। ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट देखे तो शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है और डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 40 से 50 रुपए की डाउनटेक आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्लॉक डील यहाँ आपको होती हुई दिखाई देगी विद इन 1 वीक। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। और इंडस टावर्स, ऑब्वियसली इसके बारे में चर्चा तो हुई है, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा है जो बेनिफिट कर रहा है शायद एक वोडाफोन के फंड रेज की वजह से। न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि बहुत ही जल्द ये फंड रेज होने वाला है, जिसका एक बेनिफिशियरी इंडस टावर हो सकता है। और इस परिस्थिति में डीलर्स को लगता है 175 से लेकर 180 की ट्रेडिंग टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिलने चाहिए। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ अपने शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं। तो इंडस टावर्स बाय और पॉलीकैब में ब्लॉक डील के चलते एक सेल की कॉल डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ये नहीं, पॉलीकैब में फिर ब्लॉक में बेच कौन रहा है, कोई आइडिया? तो बज़ है, हमने कोई कंफर्मेशन ली नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकलीहुड है शायद प्रमोटर्स बेचें यहाँ कोई CSR एक्टिविटी को लेके। लेकिन हाँ, ये हम श्योर नहीं है। पिछली बार भी आपको अगर पता है हमने रिपोर्ट किया था, तो बहुत बार ऐसे होता है कि प्रमोटर्स चाहते हैं बेचना, लेकिन फिर वो ट्रांजैक्शन जो है वो हो नहीं सकता डिस्काउंटिंग डिमांड की वजह से। लेकिन अब जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, राइप मार्केट है ब्लॉक डील करने के लिए, तो शायद इसी वजह से मार्केट में फिर से एक बार ये बस चल रही है। ये सही कहा कि एब्सोल्युटली राइट मार्केट है, क्योंकि स्टॉक्स को हाथों हाथ बाजार ले रहा है। शुक्रिया यतिन ने सब। हो सकता है फिर ये एक मौका निकल जाए जब एक बार इसमें ये ब्लॉक हो जाए, और अगर फिर ब्लॉक विंडो में हो गया तो ब्लॉक विंडो में हो गया तो फिर तो बिल्कुल। लेट्स सी, स्टॉक आज 3.5% नीचे। चलिए, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। मिड कैप्स में तो 300 पॉइंट की थंपिंग तेजी है। अनडाउटेडली यहाँ पर बहुत तगड़ी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है, कोई दो राय नहीं है तेजी करने से पहले। हाँ, 100 पॉइंट ऊपर एक बार फिर निफ्टी बैंक लौटता हुआ, और निफ्टी भी 44 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। थोड़ा सा जो बैकफुट पर कुछ स्टॉक्स आए थे, वहां पर भी हमने देखा है जो सेलिंग है कम होती हुई दिखाई दी। सुबह से आप ध्यान दीजिएगा कि मेटल काउंटर्स में थोड़ा बहुत दबाव बना हुआ था, चाहे वो हिंडाल्को, टाटा स्टील हो, तो वो सेल साइड की पोजीशंस और मैग्नीफाई नहीं होती हुई दिखाई दी हैं। 1.5 से 2% के नुकसान पर पहले थे, अभी भी वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरी आधे घंटे में जो कुछ खरीदारी और जोर पकड़ रही है, एक तो आपके लिए लेकर आते हैं HUL और ब्रिटानिया। HUL बस माइल्डली पॉजिटिव में आया है, लेकिन हाँ, तेजी का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर खड़ा है। और ब्रिटानिया में भी हमने देखा है 5000 के ऊपर इंटरेस्ट जग रहा है, लेकिन उतनी तगड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है। चंदन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कंसिडरिंग एक माइलस्टोन को पार किया रिसेंटली ब्रिटानिया ने? 5000 के ऊपर क्या हिम्मत कम हो रही है, थक रहा है स्टॉक, क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि FMCG में ITC के बाद कोई बड़ा स्विंग बना है जिस काउंटर में बना है। हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्लो है, बट ट्रेंड इंटेक्ट है। मार्केट भले ही कंसोलिडेट करे, बट हायर बेस यहाँ पे बन रहा है, तो मोमेंटम लूज हो रहा है, बट इसकी वजह से कोई भी हल्का सा डिप आएगा वो खरीदारी में तब्दील हो जाएगा। तो कोई भी डिक्लाइन आता है इस लेवल पे तो खरीदारी की सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से 5,950 एक बेस्ट लेवल रहेगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। 4,800 का सपोर्ट है, और ओवरऑल हमारा मानना है 5500 तक के टारगेट ब्रिटानिया में बनने चाहिए। ओके, अच्छा चलिए अब एक बार मार्केट की क्लोजिंग को समझ लेते हैं। 18,865 के करीब अब हम निफ्टी पर क्लोज दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बार वो जून एंड की 19,000 की कॉल भी देख लेते हैं, जो एक हमने एक क्लियरली एक सजेस्ट की थी एक मोमेंटम के लिए, और मेरे ख्याल से वो वापस शायद थोड़े से डिसेंट लेवल पर नहीं ये एक हाँ जी हाँ, ठीक है। 19,000 की कॉल 53 रुपये 50 पैसे पर इस समय। थोड़ा मोमेंटम जो है ना मार्केट में अब इस समय लग रहा है हर्षदा, स्पेशली वो जो आपने अगर कल कॉल दी थी और एक कल हाफ प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस थी, मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा आप चाहें तो फुल प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं एक बार मार्केट में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई तो आएगा और ऑब्वियसली उसके बाद टिके या नहीं टिके पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप 150-200 पॉइंट के प्रॉफिट पे बैठे होंगे कल वाली निफ्टी ट्रेड पर। अब यहाँ पर एक अच्छा जोन है प्रॉफिट बुक करने, क्योंकि ऑल टाइम हाई हमको सता रहा है बार बार। हालांकि
उम्मीद है कि कल वापस गैप अप के साथ हो जाना चाहिए 18,862, लेकिन हम उसको जिंक्स नहीं करेंगे। सेंसेक्स ने तो कर ही दिया खैर ऑल टाइम हाई हिट, लेकिन मेरे ख्याल से अब एक बार के लिए शायद प्रॉफिट बुक करके अब आप वेट करें, या तो 19,000 के ऊपर टिक जाए वो, या फिर आपको थोड़ा डिक्लाइन दे दे। ये वाला जो जोन है ना, अब अगले 50-60 पॉइंट, ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। बस इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा, जो HDFC बैंक का आज का जो प्राइस पैटर्न रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो अगर अब नेक्स्ट फ्रेश एंट्री मिलेगी तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में मिलेगी। मतलब निफ्टी में भी ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा, लेकिन HDFC बैंक देखिए आज एकदम डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है। सुबह खुला हल्का सा ऊपर, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट गेंस यहाँ पर, और अब डे हाई पर बंद हो रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुली, इसका आज का क्लोज जो है ना वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार क्लोज है आज HDFC बैंक का, और इसने साइन दिए हैं कि अब ये लीडरशिप लेने के लिए पूरी तरीके से वापस तैयार है। वीरू, F&O सेटअप डिस्कस किया जाए। अनुज, एग्जैक्टली जिस बात पे आपने बात छोड़ी है मैं उसी को ले लेता हूँ। HDFC बैंक में कल भी दिख रहा था जब क्लोजिंग बेसिस पे 1600 की पुट राइट हुई थी। आज अनुज लगभग 1600 से लेकर 1640 की स्ट्राइक के बीच में 1800 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। यानी जब स्टॉक ऑल एवरेजेस के ऊपर बंद हो रहा है, इन 4-5 स्ट्राइक्स में लगभग 1800 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। और एक और चीज़, जो स्टॉक पूरी सीरीज में नहीं चला, जब फाइनली चल रहा है तो जो डीप आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस हैं वहाँ भी काफ़ी एक मेजर शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। मैं डेटा दे रहा हूँ, आज 1620 की कॉल में 1600 कॉन्ट्रैक्ट शेड हुए, और 1700 की कॉल में, ये हालांकि अभी दूर है, 60 रुपये दूर है, बट स्टिल ये कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग OI होल्ड करती है, करीब 5025 कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें लगभग 10% OI आज शेड हुआ है। तो जो अनुज बात कर रहे थे कि फॉर नेक्स्ट स्विंग और या फिर जो नेक्स्ट लेग ऑफ स्ट्रेंथ है उसके लिए शायद HDFC बैंक वेल प्रिपेयर्ड नजर आ रहा है। मैं जो डेटा दे रहा था, याद रखिएगा, NSE की साइट के मुताबिक दे रहा था, स्ट्रॉन्ग डेटा है। मार्केट ब्रेथ पे आते हैं और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स बताऊंगा आपको जहां पे आज काफी स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप हुआ था। लेकिन आइए पहले मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट पूरे के पूरे स्टैट्स को देखते हैं, फिर आते हैं सारे के सारे सेक्टर्स पे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग 31, शॉर्ट कवरिंग 62, और उसके बाद 29 में शॉर्ट कवरिंग, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 64 में। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की थोड़ी सी टेंडेंसी मार्केट में आज नजर आई। पिरामिड एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, ये तो देखिए ये दूसरे ग्रह के प्राणी थे आज। जैसे ही ब्लॉक विंडो या फिर ब्लॉक सेलिंग की बात होती है ना, आजकल जो है वो कान खड़े हो जाते हैं। ल्यूपिन आज का स्टार ऑफ द डे, आई थिंक मिड सेशन में खबर का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, मैक्स फाइनेंशियल्स और सम अदर मदरसन, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, वोडाफोन आइडिया में, इंडिया सीमेंट्स में, इंडिया सीमेंट्स का जिक्र हुआ था कुछ देर पहले। LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 दिन से हमारे पैनल में है। जी एंटरटेनमेंट और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। आगे आते हैं अगली स्लाइड में। शॉर्ट बिल्डअप IDFC में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बंधन बैंक में, JSW स्टील में। कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज बैकफुट पे था ये स्ट्रॉन्ग हिंडाल्को, और लॉन्ग अनवाइंडिंग पॉलीकैब में मैरिको, अशोक लेलैंड, HDFC AMC और कमिंस में नजर आई। सेक्टर्स के आधार पर अगर आप देखें तो आज FMC NBFCs में सबसे स्ट्रॉन्ग था। श्रीराम फाइनेंस में 33.6% बिल्डअप, PEL में करीब 13% बिल्डअप, मन्नापुरम फाइनेंस में लगभग 7.8% बिल्डअप, मैक्स फाइनेंशियल्स में करीब 5.7% बिल्डअप, और AB कैपिटल में आज लगभग आप समझ लीजिएगा कि 3.4% बिल्डअप। बैंकिंग में क्या हुआ? बैंक निफ्टी जो कि पिछले 3 दिन से आपको 44,000 के नीचे और 43,500 के ऊपर थका चुका है, वहां पे क्या हुआ? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल स्थिर रहा, लेकिन RBL बैंक में 1.5% का OI बिल्डअप। HDFC बैंक आज 1% का बिल्डअप ले जा रहा है, और ICICI बैंक क्या कर रहा है? ICICI बैंक बिल्कुल स्थिर रहा, और बंधन बैंक में आज काफी शॉर्टिंग हुई। एक स्पेस और जिसमें आज अच्छा मूव था, कैपिटल गुड्स लेके आइएगा। कैपिटल गुड्स और उसके बाद केमिकल को देखेंगे, और एक में कॉल लूंगा। कैपिटल गुड्स पे ABB में 1.5% का, डिक्सन में 2% का, और सिमेंस में आज भी करीब 1.25% का बिल्डअप हुआ। और केमिकल लेके आइए। केमिकल में आज टाटा केमिकल में 0.6% का बिल्डअप, अतुल में लगभग 3.1% का बिल्डअप, और यकीन मानिए टाटा केमिकल बीते 20 मिनट में एक अच्छा स्विंग दे रहा है। मानस टाटा केमिकल प्लेसमेंट देखिए 996, और फाइनली वो अपनी जो नवंबर 2022 से लेकर अब तक की फॉलिंग चैनल है उसके हाईस को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। मैं यहाँ पे एक ट्रेड जोड़ रहा हूँ या फिर एक ट्रेड व्यू जोड़ रहा हूँ। आपका टाटा केमिकल पे सेंस क्या बन रहा है इस वक्त? तो देखिए स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। 2 दिन पहले एक्चुअली इसमें इंडिकेशन आए थे, लेकिन उस टाइम वो बैन में था। अब वो बैन के बाहर है, 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो अब जो नया टारगेट होगा वो 1015 का होगा। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। 1000 वाला कॉल ऑप्शन टाटा केमिकल्स का ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 10 रुपए के नीचे स्टॉप लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ओके तो टाटा केमिकल्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड होता हुआ लेकिन क्लियरली जाते जाते इंटरेस्ट हमने देखा एनटीपीसी पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहीं पर सबसे बड़ा वो एक्शन देखा जा रहा है। अच्छा, एक और ट्रेड पीआई इंडस्ट्रीज पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। चंदन, आपकी नज़र गई है क्या इस ट्रेड पर? और 3991 पर पीआई आखिरी आधे घंटे में एक अच्छा तेजी आई, अच्छा खींचा है स्टॉक को ऊपर। बिल्कुल, काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिला है और इनफैक्ट मैं इसके ओआई एक्टिविटी को देख रहा हूँ, 7-8% का ओपन इंटरेस्ट भी जंप देखने को मिले। स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे है, कंटिन्यूसली यहाँ पे पिछले लगभग 4-5 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है, तो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। मेजर ब्रेकआउट बना है, इमीडिएट सपोर्ट आपका रहेगा लगभग 3920 के आसपास, 4150 से 4200 तक का रैली अब एक्सटेंड होना चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। पिरामल अब 13.5% ऊपर बंद हो रहा है, शानदार मूव हुआ। ध्यान रखिएगा ये सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये स्पेस में, और अब क्लियरली आज सुबह वो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट, तो क्या मार्केट है, जिसने बेचा उसका भी शेयर ऊपर, जिसका शेयर बिका उसका भी शेयर ऊपर। और मैक्स फाइनेंशियल 5% के गेंस के साथ बंद हो रहा है। संवर्धन मदरसन, गाबा सर संवर्धन आपने लिया था 3-4 दिन पहले, मुझे याद है अच्छे से, एक फॉलोअप हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे आज भी अच्छा लगता है। अगर हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखूं समझदार का, मुझे लगता है ये अभी ट्रेड कर रहा है 85-86 के आसपास, ये 100 रुपए की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बना है 85 के आसपास, 84 का स्टॉप लगा कर चले, इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है एक खरीदारी का मौका रहेगा। यस, 100 एक पॉसिबल टारगेट है, थोड़ा वक्त लग सकता है उसके लिए, लेकिन 100 एक पॉसिबल टारगेट है। मदरसन में एक अच्छी खासी हरकत देखने को मिली, 4% ऊपर इनफैक्ट जाते जाते। अपोलो टायर्स, राजेश सातपुते, ये भी एक और ट्रेड है जो अच्छी तेजी में, कंसिडरिंग हमने वैसे भी देखा है ये ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में खरीदारी बढ़ रही है, ये तो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, कल के लिए चलेगा? और बिल्कुल हर्षदा जी, मुझे याद है हमने ये इसको पकड़ा था जब इसने 400 के आसपास का ब्रेकआउट दिया था। 410 412 पहला टारगेट था, ये 416 पे है, तो आज यहाँ पे देखिए फ्रेश ब्रेकआउट है। एट द सेम टाइम यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, तो मेरे हिसाब से कल के लिए लेके जा सकते हैं। 412 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और टारगेट सेट करे करीबन 424-425 का, इट्स स्टिल अ बाय। ओके, अपोलोटास ऑल टाइम हाई अपोलोटास के लिए। और एक स्टॉक और जिसका यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है केमिकल बास्केट में, आरती इंडस्ट्रीज़। आज इसने काफ़ी समय बाद, आप समझ लीजिएगा कि लगभग मई फर्स्ट वीक के बाद एक अच्छा क्लोज दिया है और अबाव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पूरे केमिकल बास्केट में आखिरी के आधे पौन घंटे में एक मूव आ रहा है। और यूपीएल में भी दिखाई दे रहा है, वो यूपीएल में भी दिखाई दे रहा है। यूपीएल 686, इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रेच, बहुत छोटा सा स्विंग है, बट एवरेजेस से इसका कोरिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और करीब 680-650 पे ये भी अपने 20 डिमा के आसपास क्लोज होता हुआ। और एक दो स्टॉक्स जहां पर सुबह नज़र रहेगी हमारी, उसमें पेट्रोनेट एलएनजी 226 पे, इसने भी अपनी एक फॉलिंग ट्रैजेक्टरी से आज एक अच्छा पुल बैक दिया। बट आज का अगर स्पॉटलाइट में जिक्र किया गया एक स्टॉक था एक्साइड इंडस्ट्रीज। लुक एट एक्साइड, ये 230-60 पे और 11 जुलाई 2019 के बाद, या फिर मैं कहूँ कि मई 2019 के बाद ये इसका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज है और शायद मई 2022 से लेकर अब तक इसमें करीब 90 रुपए का स्विंग देखा जा चुका है। गजब का मूव रहा है पे। खैर, एक दो स्टॉक्स अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और देख लीजिए जहां पे क्लोजिंग के वक्त अच्छा मूव आ रहा है। अदानी पोर्ट्स, अभी कुछ देर पहले मेरी निगाहें गई थी इस पर जब मैं टाटा केमिकल का जिक्र कर रहा था। अदानी पोर्ट्स, याद रखिएगा अगर ये क्लोज आता है तो 25 जनवरी मतलब उस रिपोर्टिंग के दिन के बाद आज का सबसे हाईएस्ट क्लोज देखा जाएगा अदानी पोर्ट्स में। अनुज वीरू और टेस्यू हर्षदा, और एक बार जरा बैन की अपडेट बता देते हैं। 4 स्टॉक्स और ऐड हो सकते हैं बैन में, 3 के तो अच्छे चांसेस हैं। IDFC जहां 106% पोजीशन हो गई है। जी एंटरटेनमेंट आज ही बैन से बाहर आया और एक ही दिन में वापस बैन में जाने की तैयारी, 105% पोजीशंस यहाँ पर। पंजाब नेशनल बैंक जहाँ पर 101% पोजीशंस हो गई और PEL मेरे ख्याल से अभी भी बॉर्डर लाइन केस है, 95% पोजीशंस हो गई, लेकिन 3 और स्टॉक्स बैन में जाने की पूरी तैयारी है हर्षदा। चलिए अब इस क्लोज को समझते हैं। बिग वॉल पर सेंसेक्स पर ऑल टाइम हाई, निफ्टी पर रह गया सिर्फ 25 पॉइंट से, बस छूते रह गए। लेकिन एक और दिन ना
और एक और ट्रेड आपको आगे मिलेगा ज़रूर। 18,862 के आसपास निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। आज 18,875 तक पहुंचे, उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाई हाईस की तरफ। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक ने भी कोशिश की थी जोर दे लगाने की। 97 अंकों की बढ़त पर हम फाइनली क्लोज दिखा रहे हैं। और ऑफ कोर्स निफ्टी आईटी भी करीब करीब 100.2 पर। लेकिन आज का हीरो तो सेंसेक्स ही है, जो हाईस पर रहा है ज़्यादातर समय और क्लोजिंग भी एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर 205-206 अंकों की बढ़त। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होते होते हमने देखा थोड़ी सी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। हाउएवर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे, यहाँ पर 300 पॉइंट तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी जरूर थी। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनमें आज खबरों का इम्पैक्ट पड़ा, एक तो श्रीराम फाइनेंस और पिरामिड एंटरप्राइजेज आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि वहां पर सबसे बड़े मूव्स देखने को मिले हैं उस ब्लॉक डील के जरिए। 11% तक का इजाफा, जहां पर पिरामिड एंटरप्राइजेज ने अपना पूरा स्टेक ऑफलोड किया है। 13% ऊपर ये खुद स्टॉक, क्योंकि इनके हाथ वो पैसे लगते हुए दिखाई देंगे। एक और बड़ी खबर जो CNBC नेटवर्क के हवाले से हम आपके सामने, या फिर नेटवर्क 18 के हवाले से हम आपके सामने पेश कर रहे थे, लुपिन जो ड्रग का अप्रूवल मिला है, दरअसल इनको $1.2 बिलियन का मार्केट शेयर उस पर्टिकुलर ड्रग का, और ये आसास की दवा लेने के लिए US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला इस स्टॉक को। 5.5% के गेंस पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज HDFC ग्रुप पूरा फोकस में था, चाहे वो बैंक कहें, चाहे HDFC कहें, चाहे HDFC लाइफ कहें। तीनों स्टॉक्स आउट परफॉर्मर्स हैं, तीनों का अच्छा खासा योगदान इंडेक्स में रहता है और सभी 1.5% के गेंस पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। बस HDFC AMC था जहां पर हल्का सा हमने देखा बैकफुट पर ट्रेड आया कल की तेजी के बाद। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा कि इन दिग्गजों ने दरअसल आज मार्केट को फाइनली इस तेजी में मदद की है। 42 अंकों की बढ़त पर वो प्रोविजनल क्लोज आता हुआ, तो पावर ग्रिड में अच्छी खासी बढ़त, ONGC में अच्छी बढ़त, लेकिन HDFC ग्रुप में बैंक, HDFC और लाइफ में हमने देखा बढ़िया तेजी। यहाँ पर टेक महिंद्रा, विप्रो, TCS जैसे काउंटर्स थे जो तेजी की तरफ आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर खरीदारी के अंश जरूर बने। जो नहीं चले उनमें ऑफ कोर्स हमने देखा है मेटल कंपनियां, JSW स्टील, हिंडाल्को में कुछ करेक्शन, डीवीज में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आने के बाद वहां पर कुछ दबाव बना। ITC, M&M, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कुछ तेजी में मुनाफा वसूली लोग करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अब तक अच्छी खासी तेजी इन काउंटर्स ने दिखाई थी। लेकिन ये है फिलहाल आज का क्लोज 18,858 के आसपास। एक और अटेम्प्ट ऑफ कोर्स, इनफैक्ट कई सारे अटेम्प्ट्स हम श्योर हम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन देखते हैं कल ये हो पाता है या नहीं। आज का क्लोज आप कह सकते हैं ठीक ही है। सीधा सौदा में आशीष और नीरज का परफॉर्मेंस कैसा रहा आज, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस 14% भागा, GMDC में 6% के गेंस देखने को मिले। शिल्पा मेडिकेयर ऑफ कोर्स करेक्ट हुआ है और थायरोकेयर में तेजी का मूव बनता दिखाई दिया। नीरज की जो टीम के स्टॉक्स थे, लैंडमार्क में करेक्शन थोड़ा, लेकिन मनपुरम, डिक्सन और केन्स टेक्नोलॉजीज तेजी की तरफ थे। 1 से 1.25% तक का इजाफा इन स्टॉक्स में बना है। बिल्कुल, तो फिर खैर ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई इवन सभी इंडिसेस के लिए। और ध्यान रखिएगा एक मार्केट अब आज टेक्निकली मार्केट ऑल टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी पर ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स पर ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक पर ऑलरेडी वो लग चुका है। मिड कैप लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। एक इंडेक्स रह गया सिर्फ निफ्टी, शायद वो काम कल हो जाए और कल हम वो ऑल टाइम हाई लगा दें। वीरू जी हाँ, जिसका ना हुआ अब तक उसका भी हो जाए उद्धार। गुरुवार के दिन निफ्टी का हो जाए बेड़ा पार। इसी उम्मीद के साथ कि गुरुवार को निफ्टी का भी बेड़ा पार हो जाएगा, कल सुबह फिर मुलाकात करेंगे। अनुज, मैं, हर्षदा, आशीष, नीरज जी मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।